Hello students, welcome back. I am CA Pramod Patipati and you are watching CA Final Financial Reporting Classes. लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? हमने वोटिंग राइट्स का पूरा कंसेप्ट समझा था कि क्या वोटिंग राइट्स होता है, कैसे होता है, मेजोरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स क्या है, फिर उसके बाद विदाउट मेजोरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स पावर कैसे मिलेगा, वो सब चीजें डिस्कस किया था। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले एक एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स, और उसके बाद थर्ड वाला जो है ना, हमारे पास कंट्रोल के लिए तीन एलिमेंट है। एक पावर, पावर का जो है ना वोटिंग राइट्स के साथ हम खत्म कर दिया लास्ट लेक्चर में। अब जो है ना एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स देखेंगे, उसके साथ साथ में एबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टर टू अफेक्ट द रिटर्न्स ऑफ द इन्वेस्टर, खुद के जो है ना इन्वेस्टर विद पावर एंड एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स, ये दोनों यूज करके उसका खुद का इन्वेस्टमेंट जो भी रिटर्न्स है वो कैसा इफेक्ट कर सकता है वो देखेंगे। और लिंक बिटवीन द पावर एंड वेरिएबल रिटर्न, जो एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स है ना, वो पढ़ लेंगे। इसके साथ फिर अपना जो थ्योरी वाला पार्ट है, जो कंट्रोल इवैल्यूएशन है, वो खत्म हो जाएगा। मेजरली 4 मार्क का आ सकता है इसमें, और बहुत ही मतलब रेयर सर्कमस्टेंसेस है कि आने का, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, 1 मिनट देना मुझे। हम्म वोटिंग राइट्स, वोटिंग राइट्स कैसा होता है? द इन्वेस्टर गेट्स द पावर, पावर कैसा मिलेगा? बाय द वे ऑफ वोटिंग राइट्स। ठीक है, अब वोटिंग राइट्स दो पार्ट में है, दो पार्ट में इन द सेंस, एक मेजोरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स से मुझे क्या मिल जाएगा? पावर मिल जाएगा। दूसरा जो है ना, विदाउट मेजोरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स पावर मिलेगा। अब वो विदाउट मेजोरिटी वो देखेंगे बाद में, पहले ये देखते हैं कि पावर विदाउट, सॉरी, विद मेजोरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स कैसा मिलेगा। अगर एग्जांपल दिया था मैंने, समझो यहाँ पे पीपी है, पीपी ने ए लिमिटेड में समझो यहाँ पे 60% होल्ड करके रखा है, और यहाँ पे वोटिंग राइट्स 60% जो है, जो भी रिलेवेंट एक्टिविटीज है ए लिमिटेड का, रिलेवेंट एक्टिविटीज, ये जो है ना वोटिंग पावर से ही डिटरमाइन होता है। यानी क्या, मेजोरिटी ऑफ वोटिंग राइट से हम डिसीजन लेते हैं रिलेवेंट एक्टिविटीज ऑफ ए लिमिटेड का। तो यहाँ पे पीपी लिमिटेड मेजोरिटी होल्ड कर रहा है, तो फिर यहाँ पे पावर मिल जाएगा। ठीक है, भाई ये देखो, पावर विद मेजोरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स, द रिलेवेंट एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड बाय द वोट ऑफ द होल्डर ऑफ द मेजोरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स। सेकेंड थिंग हमने देखा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना, जो रिलेवेंट एक्टिविटीज के रिलेटेड जो भी डिसीजंस लेते हैं, उसका वो जो बोर्ड है ना, बोर्ड को अपॉइंट करते हैं हम। राइट, जो बोर्ड डिसीजंस लेता है रिलेवेंट एक्टिविटीज के, जो इन्वेस्टी के जो रिलेवेंट एक्टिविटीज के रिलेटेड जो बोर्ड है ना डिसीजंस लेते हैं, तो वो बोर्ड को अपॉइंट करने के लिए मेजोरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स चाहिए। तो वो मेजोरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स है किसके पास? इन्वेस्टर के पास। तो फिर उस केस में हम क्या मानेंगे? पावर विद दी, मतलब जो भी इन्वेस्टर है, दैट इन्वेस्टर विल हैव अ पावर। ठीक है, देन उसके बाद हमने देखा कि विदाउट अ मेजोरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स कौन से ऐसे केसेस है जहां पे हमें पावर मिल सकता है। एक, कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट, क्या कोई दूसरे वोट होल्डर से, यानी क्या मेरे पास 30% है, किसी के पास 20% है, 10% है, उनके साथ मैंने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि मेरे हिसाब से मैं जो वोट डालूंगा तुम भी वही वोट डालो, यानी यस और नो में वे। उस केस में क्या है? उस केस में नॉर्मली अगर देखो तो मेजोरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स हो जाएंगे विद द कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में पावर मिल सकता है। नेक्स्ट थिंग, राइट्स फ्रॉम अदर कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट, यानी क्या, अगर इन्वेस्टर ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट किया है किसके साथ? इन्वेस्टी के साथ, कि डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होना चाहिए? इन्वेस्टर के पास होना चाहिए। तो ऐसा कुछ है, कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट्स है, तो उस केस में पावर मिलेगा। एक डिफैक्टो कंट्रोल करके एक चीज है, क्या होता है यहाँ पे? समझो यहाँ पे जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर पीपी लिमिटेड जो है ना, ए लिमिटेड में 40% होल्ड करके रखा है, यहाँ पे 60% जो है ना ये डिस्पर्स्ड है, यानी क्या, बहुत लोगों में, सब में 1%, 2% या फिर 1% से कम ऐसे होल्ड करके रख रहे हैं। और ये जो 60% है ना, वो रेगुलरली वोट नहीं करते इन दी शेयर होल्डर्स मीटिंग। राइट, तो फिर यहाँ पे जब वोट करने नहीं आ रहे, तो एक ही बंदा जो वोट करेगा वो पीपी लिमिटेड रहेगा, एंड इसके पास सफिशिएंट वोटिंग राइट्स है, तो पीपी लिमिटेड को पावर मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं डिफेक्टो कंट्रोल। तो ये वोटिंग पावर जो है ना, हम प्रीवियस शेयर होल्डर मीटिंग से हम डिटरमाइन कर लेंगे कि कितने लोग वोट कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे। अगर रेगुलरली वोट्स मिल रहे हैं, सफिशिएंट वोट्स मिल रहे हैं फ्रॉम 60%, देन इन दैट केस इसको कंट्रोल नहीं मिलेगा। कंट्रोल यानी क्या, पावर नहीं होगा इसके पास। अगर यहाँ पे कोई भी वोट नहीं कर रहा है, या बहुत मिनिमम वोट्स मिल रहे हैं, यानी क्या, सफिशिएंट वोट्स नहीं मिल रहे, तो फिर उस केस में इन्वेस्टर को मिल जाएगा पावर। देन पोटेंशियल वोटिंग राइट्स, वाइल डिटरमाइनिंग दी पावर, हम क्या करते हैं? पोटेंशियल वोटिंग राइट्स को भी कंसिडर करते हैं। राइट, पोटेंशियल वोटिंग राइट्स इन द सेंस डिबेंचर्स है, फिर उसके बाद कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, ये क्या होगा? कन्वर्ट होकर इक्विटी शेयर्स में आएंगे। और इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जिसको वोटिंग का राइट होता है। राइट, तो फिर जब वो भी चीजें हैं, यानी क्या, पोटेंशियल वोटिंग राइट भी है, उस केस में भी हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे पावर मिल सकता है। ठीक है, अगर मेजोरिटी क्रॉस हो गया तो। फिर पावर अदर देन वोटिंग राइट्स, यहाँ पे पावर अदर देन वोटिंग राइट्स यानी क्या, मेरे पास वोटिंग राइट्स है,
ठीक है, इन्वेस्टर जो है ना उसके पास वोटिंग राइट्स है, बट वो इन्वेस्टर के पास जो वोटिंग राइट्स है ना, ये राइट सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के लिए है। जो रेलेवेंट एक्टिविटीज है वो ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड है, या फिर रेलेवेंट एक्टिविटीज के लिए ये जो वोटिंग राइट्स यूज नहीं करते, तो फिर उस केस में क्या करें? उस केस में यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा पर्पस एंड डिजाइन ऑफ द इन्वेस्टी, कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट है क्या, या स्पेशल रिलेशनशिप मुझे देखना पड़ेगा बिटवीन इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टी। पर्पस एंड डिजाइन में क्या पता चलेगा मुझे कि रेलेवेंट एक्टिविटीज क्या है, रिलेवेंट एक्टिविटीज के रिलेटेड डिसीजंस कैसे कैसे होते हैं, फिर उसके बाद उसके जो रिटर्न्स है, इन्वेस्टी का रिटर्न्स कौन यूज कर रहा है, ये सब चीजें मुझे पर्पस एंड डिजाइन में मुझे पता चल जाएगा। नेक्स्ट थिंग, अगर इन्वेस्टर जो है ना, अगर इन्वेस्टर इन्वेस्टी के पर्पस एंड डिजाइन में इन्वॉल्व था, इन्वेस्टी के पर्पस एंड डिजाइन में इन्वॉल्व था, तो फिर इन्वेस्टर के पास एक अपॉर्चुनिटी था टू गेन दी पावर ओवर द इन्वेस्टी। ठीक है, तो कब अपॉर्चुनिटी को वो यूटिलाइज कर सकता है? जब डिसीजन मेकिंग राइट्स में भी वो इन्वॉल्व हो। बरोबर, इन्वेस्टर जो है वो डिजाइन में इन्वॉल्व था, ये डिजाइन में इन्वॉल्व था, बट डिजाइन में इन्वॉल्व था अलोंग विद दैट उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर भी मिल गया ना, तो फिर उस केस में हम मानेंगे उसको पावर आ गया था। सिर्फ इन्वॉल्व होना इज नॉट सफिशिएंट टू गेन द पावर। ठीक है, तो फिर उस केस में इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर हम सोचेंगे कि अपॉर्चुनिटी था पावर का गेन करना है, बट पावर गेन कब होगा? जब डिसीजन राइट के साथ साथ उसको क्या है, इन्वॉल्वमेंट था। ठीक है, तब जाके हम मानेंगे कि इन्वेस्टर हैज पावर ओवर द इन्वेस्टी। कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट यानी क्या? यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट यानी इन्वेस्टी के साथ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट करके रखा है कि सपोज फॉर एग्जांपल, कल एग्जांपल दिया था ना मैंने, कौन सा एग्जांपल दिया था कि रिसीवेबल का इलस्ट्रेशन किया था इनफैक्ट। रिसीवेबल है, और रिसीवेबल का जो इन्वेस्टी का एक्टिविटी है सिर्फ वो रिसीवेबल को कलेक्ट करना। राइट, इन्वेस्टी का एक्टिविटीज रिसीवेबल को कलेक्ट करना, और वो जो है रिसीवेबल जो कलेक्ट किया है वो इन्वेस्टर को दे देना। अगर वो रिसीवेबल में कुछ डिफॉल्ट हो जाता है तो फिर उस केस में क्या होगा? वो डिफॉल्ट वाला केस जाएगा इन्वेस्टर के पास। तो यहाँ पे ये जो डिफॉल्ट वाला पार्ट है ना, दिस इज द रिलेवेंट एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टर। क्यों? डिफॉल्ट की वजह से क्या होगा? रिटर्न्स में इफेक्ट आएगा। बरोबर, तो यहाँ पे रिलेवेंट एक्टिविटीज डिफॉल्ट वाला कौन मैनेज कर रहा है? इन्वेस्टर मैनेज कर रहा है। तो अगर देखोगे इन्वेस्टी का जो रिलेवेंट एक्टिविटीज है वो मैनेज कर रहा है इन्वेस्टर, तो उस केस में पावर आएगा। नेक्स्ट थिंग, एक और एग्जांपल दिया था या इलस्ट्रेशन बोल लो, कि अगर इन्वेस्टी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बना हुआ है। समझो ये इलस्ट्रेशन में किया था ना हमने, क्या इलस्ट्रेशन था? इलस्ट्रेशन क्या था ये? हम्म, अगर इन्वेस्टी जो है ना, इन्वेस्टी एक पर्टिकुलर वे में डिजाइंड है कि कमिटमेंट है कि अगर मैंने समझो यहाँ पे एग्जांपल दिया था, बॉटल्स का एक एग्जांपल दिया था मैंने। इन्वेस्टी का काम है सिर्फ बॉटल्स को प्रोड्यूस करना ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, सुपीरियर क्वालिटी इन द सेंस अच्छा क्वालिटी का। तो इस केस में वो बॉटल्स को किसको बेचेगा? इन्वेस्टर को बेचेगा। राइट, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? इन्वेस्टर है, ये बेचेगा, सॉरी ये इन्वेस्टी को बनाया है, और इन्वेस्टी का काम है बॉटल्स बनाना। ये बॉटल्स किसके पास जाएगा? ये बॉटल्स इन्वेस्टर के पास जाएगा। और इन्वेस्टर जो है वो सिर्फ बॉटल्स जो है वो इन्वेस्टर से परचेस करता है, बॉटल्स इन द सेंस पानी पैकिंग करने। जो बिस्लरी है ना, बिस्लरी जैसा, बिस्लरी जैसा कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्टर सिर्फ और सिर्फ बॉटल्स इन्वेस्टी से ही लेता है, बाहर से नहीं लेता है, क्योंकि वहां पे बाहर का जो बॉटल का क्वालिटी है वो बहुत इंफीरियर हो सकता है। तो इस केस में इन्वेस्टी इज डिजाइंड, राइट, इन्वेस्टी इज डिजाइन टू प्रोड्यूस बॉटल्स। अगर ये कोई भी दूसरा चीजों में इन्वॉल्व हो जाएगा तो फिर उस केस में इन्वेस्टर इज द पर्सन हु विल बी अफेक्टेड। यानी क्या? इन्वेस्टर का जो भी रिटर्न्स है वो पूरा ये हो जाएगा, इन्वेस्टर का रिटर्न्स कम हो जाएंगे। इन द सेंस अगर बॉटल्स का क्वालिटी कम हो गया तो इन्वेस्टर का रिटर्न भी कम हो जाएगा। उस केस में इन्वेस्टर क्या करेगा? ये ध्यान देगा कि इन्वेस्टी जो है ना वो किस चीज के लिए बनाए, उसी चीज के लिए क्या है वो अच्छे से क्या बोलते हो, ऑपरेट हो। यानी बॉटल्स के लिए बना है तो फिर बॉटल्स अच्छे से प्रोड्यूस करें। तो ये क्या है? कमिटमेंट, कि इन्वेस्टी जैसा बना हुआ है वैसे ही वो ऑपरेट करेगा। राइट, तो फिर ये एक कमिटमेंट है जहां पे कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट आ गया। देन उसके बाद स्पेशल पॉइंट्स डिस्कस किया। स्पेशल पॉइंट्स में यानी क्या? सिंपली यहाँ पे हम एविडेंस देखेंगे। अगर वोटिंग राइट्स ये सब चीजें कंसिडर करने के बाद भी हम डिटरमाइन करते पावर नहीं है, तो हमें इन्वेस्टर और इन्वेस्टी के बीच में कुछ स्पेशल पॉइंट देखना पड़ेगा। क्या? इन्वेस्टर इन्वेस्टी के जो की मैनेजर पर्सन है उसको अपॉइंट कर रहा है, या अपॉइंट कर रहा है या फिर रिमूव कर रहा है क्या? देन उसके बाद कुछ एंटिटी है, वो एंटिटी को अपॉइंट या रिमूव कर रहा है क्या? फिर उसके बाद कुछ विटो चेंजेस है, यानी क्या? इन्वेस्टर के बेनिफिट के लिए इन्वेस्टर को डायरेक्ट कर रहा है कि टू सेल ऑफ इट्स गुड्स एट द प्राइस डिटरमाइंड बाय द इन्वेस्टर्स। ये सब चीजें मुझे देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद डिटरमाइन करना पड़ेगा वेदर द इन्वेस्टर हैज पावर ओवर द इन्वेस्टी। ये सब चीज यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में खत्म किया था अलोंग विद द इलस्ट्रेशंस। याद आ गया सब कुछ? बताओ। कुछ ने एक फ्लो है पूरा।
यस सर। पक्का? कुछ डाउट है क्या? डाउट है तो पूछ लो। ओके। हम्म, अब देखेंगे हम। अब कंट्रोल के लिए हमने क्या देखा था? यहाँ पे नहीं यार, एक मिनट। कंट्रोल के लिए तीन चीजें चाहिए नॉर्मली। कौन से तीन चीजें? वन इज द पावर। पावर हमने देख लिया कि पावर में क्या क्या चाहिए हमें। हम्म कंट्रोल के लिए हमें क्या चाहिए? तीन चीजें। एक पावर, फिर एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स ऑफ द वेरिएबल रिटर्न्स, फिर एबिलिटी टू एक्सरसाइज द पावर टू अफेक्ट द रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर। ये तीनों चीजें जब है, यस यस यस, तो फिर तब जाके मुझे क्या मिलेगा? कंट्रोल। बरोबर। तो उसमें से हमने फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट कर लिया, विच इज नथिंग बट पावर। राइट। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं सेकेंड वाला पार्ट, विच इज एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स। एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स यानी क्या है सर? समझा नहीं। आ जाओ बताता हूँ क्या है। अब यहाँ पे क्या है? इन्वेस्टर जो है इन्वेस्टी में इन्वेस्ट किया। राइट, इन्वेस्ट किया तो यहाँ पे कुछ रिटर्न्स भी मिलना चाहिए ना इन्वेस्टर को। बराबर। इन्वेस्टर को कुछ रिटर्न्स मिलना चाहिए। और वो जो रिटर्न्स है वो फिक्स नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए वेरिएबल रिटर्न्स। क्या होना चाहिए? वेरिएबल रिटर्न्स होना चाहिए। जितना ज्यादा वेरिएबल रिटर्न है, हम मानेंगे उतना ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्टर के पास पावर है। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे जो इन्वेस्टर है, पावर है, ये डिटरमाइन हो गया मेरा। ठीक है, ये डिटरमाइन हो गया कि पावर है आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स। देन उसके बाद मुझे देखना है कि यहाँ पे क्या, जो इन्वेस्टर है उसको कुछ एक्सपोजर है क्या वेरिएबल रिटर्न्स को, यानी क्या वो रिटर्न्स ले पा रहा है क्या? समझो फॉर एग्जांपल, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। राइट, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखा है कौन? इन्वेस्टर। अब इक्विटी शेयर्स में जब इन्वेस्ट करेगा उसके लिए रिटर्न क्या होगा बताओ? डिविडेंड होगा। राइट, तो डिविडेंड मिलेगा, तो डिविडेंड जब भी डिक्लेयर करेगा तब तो मिलेगा ही ना। दैट इज एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स। राइट। फिर उसके बाद समझो बॉन्ड में इन्वेस्ट किया। जो इन्वेस्टर है वो बॉन्ड में इन्वेस्ट किया। अब बॉन्ड में जब इन्वेस्ट किया, यहाँ पे जो है ना बॉन्ड, बॉन्ड से मुझे पेमेंट मिलेगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे तुम सोचोगे सर बॉन्ड में जब इन्वेस्ट करेंगे तो बॉन्ड में फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होगा। बराबर, बॉन्ड में जो है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होगा। तो ये फिक्स्ड कहा, ये वेरिएबल का हुआ। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? द बेयर वर्ड इज दैट इट शुड बी अ वेरिएबल रिटर्न। राइट, इट शुड बी अ वेरिएबल रिटर्न। बट यहाँ पे जब बॉन्ड की बात कर रहे हो, बॉन्ड में क्या होता है? डिबेंचर समझ लो, बॉन्ड यानी डिबेंचर समझ लो, फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर। और डिबेंचर जब भी लिखते हैं हम ऐसे लिखते हैं ना, 12% डिबेंचर, 11% डिबेंचर। बट यहाँ पे एक रिस्क इन्वॉल्व है ना। फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल इवैल्यूएशन हम इसका जो रिटर्न है, ये जो फिक्स्ड पेमेंट है, जो इंटरेस्ट मिलने वाला है, ये हम क्या मानते हैं? वेरिएबल रिटर्न। क्यों सर वेरिएबल रिटर्न मानते हैं? यहाँ पे डिफॉल्ट होने का रिस्क है। ठीक है, यहाँ पे डिफॉल्ट होने का रिस्क है यानी क्या? जब डिवेंचर इशू किया यानी क्या? डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करा है इन्वेस्टर्स। बरोबर। अब इन्वेस्टी जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है, इन्वेस्टर को इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है। तो इंटरेस्ट पेमेंट जब कर रहा है, अगर इनके समझो इन्वेस्टी इतना बुरा हाल में है, इतना बुरा हाल में है कि वो जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो डिफॉल्ट कर सकता है, प्रिंसिपल वो डिफॉल्ट कर सकता है। यहाँ पे डिफॉल्ट होने का रिस्क है ना। तो वो डिफॉल्ट रिस्क को कंसिडर करके हम क्या मानते हैं? इसको वेरिएबल रिटर्न मानते हैं। क्या मानते हैं? वेरिएबल रिटर्न। और ये वेरिएबल रिटर्न जो है हम कंसिडर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल इवैल्यूएशन। समझा यहाँ तक? यस। हाँ। देन नेक्स्ट थिंग, एक मैंने समझाया कि वेरिएबल रिटर्न क्या होता है, कि वेरिएबल रिटर्न में एक्सपोजर होना चाहिए, यानी क्या? इन्वेस्टर को वेरिएबल रिटर्न्स मिलना चाहिए, वेदर इट मे बी अ डिविडेंड, इंटरेस्ट पेमेंट, कुछ भी हो। ठीक है। अब वेरिएबल रिटर्न्स भी है, तो वेरिएबल रिटर्न्स यानी क्या सर? यहाँ पे सिर्फ हम पॉजिटिव रिटर्न्स के लिए देख रहे हैं क्या? क्वेश्चन इज दैट कि वेरिएबल रिटर्न बोल रहे हैं हम, बट वेरिएबल रिटर्न यानी क्या? सिर्फ पॉजिटिव रिटर्न है क्या? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे वेरिएबल रिटर्न यानी क्या? ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब समझो फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, इक्विटी शेयर्स में इशू किया, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया, इशू नहीं, इन्वेस्ट किया। अब जब इक्विटी शेयर्स में जब इन्वेस्ट किया मैंने, तो उसमें तो डिविडेंड मिलेगा, पहले चीज डिविडेंड मुझे मिलेगा, इट विल बी अ वेरिएबल रिटर्न। उसके साथ साथ में अगर समझो कंपनी लॉस में चला जाता है, ठीक है, कंपनी जो इन्वेस्टी है वो इन्वेस्टी लॉस में चला जा रहा है, तो यहाँ पे
हम क्या करते हैं, जो भी रीपेमेंट करना है डेट को पहले कर देंगे। ठीक है, डेट इन्वेस्टमेंट पहले कर देंगे रिटर्न। फिर उसके बाद हम बॉन्ड्स को पेमेंट कर देंगे। फिर उसके बाद डिबेंचर्स को कर देंगे, जो भी डेट है उसको पहले हम पेमेंट कर देंगे, राइट। फिर उसके बाद जो है, उसके बाद बचा कुचा जो भी है वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको दे देंगे, राइट। तो फिर यहाँ पे क्या है, लॉसेस में भी जब शेयर कंसिडर करना पड़ेगा, यानी क्या, जो लॉसेस है आफ्टर पेमेंट इक्विटी शेयर इंस्ट्रूमेंट जो भी होल्ड करेंगे, उसमें क्या है, लॉसेस में भी शेयर्स है, राइट। वो लॉस में भी शेयर आना चाहिए, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल रिटर्न। तो यहाँ पे वेरिएबल रिटर्न सिर्फ यानी पॉजिटिव रिटर्न है, नेगेटिव रिटर्न भी हो सकता है, पॉजिटिव रिटर्न भी हो सकता है। ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग, एक और चीज, वेरिएबल रिटर्न जो है ना, ये वेरिएबल रिटर्न मुझे चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा, जो भी रिटर्न है इट शुड वैरी विद द इन्वेस्टर्स एक्सपोजर। यानी क्या, जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर रहा है उसके, जितना भी इन्वेस्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट उसको रिटर्न मिल रहा है। अब रिटर्न जो मिल रहा है वो फिक्स नहीं होना चाहिए, सबसे पहले चीज, वो वेरिएबल होना चाहिए। अब वेरिएबल कब मानेंगे सर, जब, सॉरी, जब फिक्स कब मानेंगे, जब उसके अगेंस्ट कोई भी रिस्क नहीं है। यानी क्या, डिफॉल्ट रिस्क नहीं है, कोई भी रिस्क अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट नहीं है, जो रिटर्न्स है, रिटर्न्स जो मिलने वाला है उसके अगेंस्ट कुछ भी रिस्क एसोसिएटेड नहीं है, तब जाके उसको फिक्स मानेंगे, अदरवाइज इट इज अ वेरिएबल रिटर्न। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया क्या, बताओ। चलो रीड यस करें सर। क्या, एक्सपोजर और राइट्स टू वेरिएबल रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टी। ठीक है, when assessing whether an investor has control of an investee, the investor determine करेगा whether it is exposed or has right to variable returns from its involvement with the investee। मतलब involvement के साथ उसको returns कुछ मिल रहा है कि नहीं। अब variable returns that are not fixed, अब variable returns क्या होता है, जो fixed नहीं है, ठीक है, and have the potential to vary as a result of performance of the investee। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्या, यहाँ पे जो वेरिएबल रिटर्न है दैट विल वैरी बेस्ड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द इन्वेस्टी। ठीक है, वेरिएबल रिटर्न कैन ओनली बी पॉजिटिव, ओनली नेगेटिव, और बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो फिर यहाँ पे दोनों भी चीज हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इट शुड बी नोटेड दैट द टर्म यूज्ड इन रिटर्न्स आर नॉट बेनिफिट्स, बेनिफिट्स नहीं है, रिटर्न्स है यहाँ पे, विच आर ऑफन इंटरप्रेटेड एज इम्प्लाइंग पॉजिटिव रिटर्न्स। यानी क्या, बेनिफिट्स हम जब बात करते हैं तो फिर पॉजिटिव के वे में ही बोलते हैं। बेनिफिट जब बोलते हैं वी से दैट पॉजिटिव बेनिफिट, बट यहाँ पे रिटर्न्स जब बोलेंगे तो रिटर्न्स में यहाँ पे हम पॉजिटिव भी देखेंगे, नेगेटिव भी देखेंगे, या बोथ, दोनों भी आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। An investor assesses whether the return from the investee are variable and how variable those returns are on the basis of substance of arrangement। Substance यानी क्या, अब यहाँ पे मुझे हर एक रिटर्न के पे कुछ रिस्क एसोसिएटेड है या नहीं देखना पड़ेगा। तो उसके लिए एग्जांपल्स दिया देखो। एन इन्वेस्टर कैन होल्ड बॉन्ड विद अ फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स। अब यहाँ पे तुम्हें डाउट आ सकता है, सर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल रिटर्न आर द रिटर्न दैट आर नॉट फिक्स्ड, बट यहाँ पे बोल रहे हो कि बॉन्ड विद अ फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स, तो ये वेरिएबल रिटर्न कैसा हुआ, देखो। द फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स आर वेरिएबल रिटर्न्स फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल इवैल्यूएशन। कंट्रोल इवैल्यूएशन के पर्पस के लिए हम क्या बोलते हैं, उसको वेरिएबल रिटर्न बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसके साथ कुछ रिस्क एसोसिएटेड है। अब जब रिस्क एसोसिएटेड है ना, तो फिर उस केस में हम कंट्रोल इवैल्यूएशन के लिए हम क्या करते हैं, उसको वेरिएबल रिटर्न मानेंगे। बिकॉज देर आर फिक्स्ड, सॉरी, देर आर सब्जेक्ट टू default risk and they expose the investor to credit risk of the issuer of the bonds। ठीक है, the amount of variability, how variable those returns are depends on the credit risk of the bond। अमाउंट ऑफ वेरिएबिलिटी डिपेंड्स ऑन द क्रेडिट रिस्क ऑफ द बॉन्ड। यहाँ पे क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड है टू दैट रिटर्न, तो फिर हम क्या मानेंगे, उसको वेरिएबल रिटर्न। अगर चाहो तो फिर से एक बार रीड कर लो ये वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। क्या, फिर से रीड करता हूँ तुम्हारे लिए। एन इन्वेस्टर कैन होल्ड अ बॉन्ड विद अ फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट, बराबर, फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट से होल्ड कर सकता है, बट ये फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट जो है इसको हम क्या मानेंगे, वेरिएबल रिटर्न मानेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट रिस्क है एंड दे आर एक्सपोज्ड द इन्वेस्टर टू द क्रेडिट रिस्क ऑफ द इशुअर ऑफ द बॉन्ड। द अमाउंट ऑफ वेरिएबिलिटी, जो वेरिएबिलिटी है ना, वो डिपेंड करेगा क्रेडिट रिस्क के साथ। ठीक है, देन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Similarly, fixed performance fees for managing an investor's asset are variable returns because they expose the investor to performance risk of the investee। यानी क्या, यहाँ पे समझो एक असेट मैनेजर है और वो असेट मैनेजर क्या कर रहा है, पूरा असेट्स मैनेज कर रहा है।
यानी इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज कर रहा है। अब वो जो इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर रहा है, वो इन्वेस्टमेंट जैसा परफॉर्म करेगा उसके बेसिस में एक फिक्स्ड फी है। क्या है? एक फिक्स्ड परफॉर्मेंस फी है। आ जाओ यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, समझो। जस्ट अ मिनट, सॉरी। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल। यहाँ पे ये कंपनी है, ये इन्वेस्टी है, ठीक। अब ये जो इन्वेस्टी है, इन्वेस्टी का जो है ना, ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है। और इसमें जो है ना एक असेट मैनेजर है, जो पूरा असेट्स को मैनेज कर रहा है। तो यहाँ पे एक डिसाइडेड है, जितना भी असेट्स होगा उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज, उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज किसको हम पे करेंगे? असेट मैनेजर को पे करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखोगे, माना यहाँ पे फिक्स्ड परसेंटेज है, माना यहाँ पे फिक्स्ड परसेंटेज है, बट यहाँ पे ये जो असेट्स है ना, ये असेट्स के बेसिस में हम देंगे ना फिक्स परसेंटेज। ये असेट्स एक महीने में ज्यादा हो सकता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ, या फिर एक महीने में ये कम हो सकता है। ये परफॉर्मेंस के बेसिस में डिटरमाइन करेंगे ना हम, कि कितना परसेंटेज, और मतलब जितना भी परसेंटेज है असेट्स के ऊपर डाल के दे देंगे। तो ये जो असेट्स है, ये इसका परफॉर्मेंस डिटरमाइन करेगा कि कितना अमाउंट जाएगा असेट मैनेजर को। इसको भी क्या मानेंगे हम? इसको भी हम वेरिएबल रिटर्न मानेंगे। क्या मानेंगे इसको? वेरिएबल रिटर्न। समझा ये चीज? बताओ। Yes, sir. हम्म, चलो। However, non-refundable income received from the investee which is not impacted by the credit risk or performance risk of an investee can be considered as fixed return। यानी क्या? ऐसा कोई अमाउंट है जो हमें इन्वेस्टी से मिल रहा है और कोई भी रिस्क उसके साथ एसोसिएटेड नहीं है। यानी कुछ रिस्क एसोसिएट नहीं है, सिर्फ मुझे मिल रहा है अमाउंट, कैश मिल रहा है, कैश नहीं, जो भी अमाउंट है वो रिटर्न मिल रहा है। तो उस केस में हम क्या मानेंगे? उसको फिक्स्ड मानेंगे। अदरवाइज जो भी है हम क्या मानेंगे? उसको वेरिएबल। अब अलोंग विद दैट एक और चीज बताया है कि रिटर्न्स जो है ना, रिटर्न्स इंक्लूड विद इन द स्कोप बोथ डायरेक्ट रिटर्न्स, यानी क्या, मुझे समझो डिविडेंड मिल रहा है, तो डिविडेंड जो है डायरेक्ट रिटर्न है। समझो मुझे इंटरेस्ट पेमेंट मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो अ डायरेक्ट रिटर्न। एज वेल एज सिनर्जिटिक रिटर्न्स विच आर मोर इनडायरेक्ट। सिनर्जिटिक यानी क्या? मैं जब इन्वेस्टी के साथ मिल रहा हूँ, तो फिर उस केस में मुझे क्या है, सिनर्जीज डेवलप हो रहे हैं। सिनर्जीज इन द सेंस मेरा बिजनेस और अच्छा बढ़ेगा, मेरा बिजनेस का ग्रोथ अच्छा होगा। ये क्या है? सिनर्जिक रिटर्न है। तो फिर उस केस में वो भी क्या माना जाएगा? वेरिएबल रिटर्न माना जाएगा। सिंपल। अब यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं, वेरिएबल रिटर्न्स क्या क्या हो सकते हैं। वेरिएबल रिटर्न्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो। वेरिएबल रिटर्न्स फ्रॉम एन इन्वेस्टी, क्या क्या है? डिविडेंड्स और अदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम एन इन्वेस्टी, एग्जांपल इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट सिक्योरिटीज। डिविडेंड है और अदर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। चार्जेस इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट इन दी इन्वेस्टी, यानी क्या, जो परसेंटेज की बात किया ना हमने, 2%, 3% फिक्स परसेंटेज बेस्ड ऑन असेट्स वैल्यू, वो वाला। देन उसके बाद remuneration for services and investees assets or liabilities, fees and exposure to loss from the providing credit or liquidity support, residual interest in the investee's asset and liability on the liquidation, tax benefit assessing to the future liquidity। फिर उसके बाद बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, एक बार रीड कर लो। ये सब चीजें क्या माना जाएगा? वेरिएबल रिटर्न। अब कौन सा वेरिएबल रिटर्न है ये, तो ये जो है ना लिस्ट, ये लिस्ट कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे बहुत चीजें आ सकते हैं, डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस, कौन से बिजनेस में क्या क्या वेरिएबल रिटर्न होगा, वो डिपेंड करेगा, एक बिजनेस में मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। एक बार रीड कर लोगे। Done, sir. डन। ये हमारा वेरिएबल रिटर्न है, यानी क्या, सिंपली पावर हमने डिटरमाइन कर लिया कंट्रोल के लिए। देखो कंट्रोल है क्या नहीं, वो कैसा डिसाइड करूंगा? पावर एक चीज हमने पढ़ लिया, ठीक है, पावर है क्या नहीं। ये मुझे यस मिल गया, सक्सेसफुल। देन कम्स एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स।
यानी क्या, कोई भी वेरिएबल रिटर्न्स मिल रहा है क्या किसको, इन्वेस्टर को? ये भी यस है। ठीक है। अब जब ये दोनों यस है, ये दोनों यस है, तो मुझे थर्ड चीज, एक और चीज देखना पड़ेगा, दैट इज एबिलिटी ऑफ इन्वेस्टर। किसका? इन्वेस्टर का एबिलिटी, हाँ, टू अफेक्ट इट्स रिटर्न्स। यानी क्या, जो भी रिटर्न्स वो डिराइव कर रहा है, जो भी रिटर्न्स वो डिराइव कर रहा है विद द पावर एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इन्वेस्टी, वो जो है ना उसका रिटर्न को कुछ बढ़ा सकता है, घटा सकता है, वो उसके पास एबिलिटी है या नहीं, वो चेक करना पड़ेगा। राइट। तो ये एबिलिटी कैसा आएगा वो देखो, वो हम देख लेंगे। एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स इज नॉट इटसेल्फ इनफ टू कंक्लूड द असेसमेंट ऑफ कंट्रोल, एंड इन्वेस्टर शुड हैव पावर ओवर द इन्वेस्टी एंड द एबिलिटी, ये देखो ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, साथ साथ में एक पावर होना चाहिए, दूसरा एबिलिटी टू यूज द पावर टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टर्स रिटर्न फ्रॉम इट्स इन्वॉल्वमेंट विद द इन्वेस्टी। क्या? द एबिलिटी टू यूज द पावर टू अफेक्ट ऑफ द अफेक्ट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टर्स रिटर्न। किसका? इन्वेस्टर, उसका खुद का रिटर्न, जो इन्वेस्टर है ना, इन्वेस्टर का खुद का रिटर्न फ्रॉम इन्वॉल्वमेंट विद द इन्वेस्टी। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे एग्जाम्पल ऐसा ही दिया है कि जो बोरो, मतलब मैंने किसी को फंड्स बोरो किया है, यानी फंड्स दिया है एज अ लोन, उनसे तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, उनसे उनसे तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, ये वेरिएबल रिटर्न हुआ ना, बरोबर, ये वेरिएबल रिटर्न हुआ। अब वेरिएबल रिटर्न जब हुआ, उसके साथ साथ में क्या मेरे पास एबिलिटी है क्या, वो जो रिटर्न है उसको डायरेक्ट करे, यानी उसको कुछ बेटर करे या फिर उसको घटाए। राइट, ये एबिलिटी है क्या, वो चेक करना पड़ेगा। अगर वो नहीं है तो फिर कंट्रोल नहीं है। देखो, it is common for lender to have an exposure to variable returns from a borrower through interest payments that it receives from the borrower that are subject to credit risk. However, the lender would not control the borrower if it does not have the ability to affect those interest payments, which are frequently in case. Although only one investor can control or the investor, sorry, only one investor can control the investee, more than one party can share in returns of investee. For example, holders of non-controlling interest can share the profits of distribution of investee. ये सिंपली यहाँ पे इतना ही बोला है। एक एग्जांपल ये दिया है, ये एग्जांपल क्या दिया है कि मुझे चेक करना पड़ेगा, एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स है, तो उसके साथ साथ में क्या मेरे पास एबिलिटी है टू अफेक्ट दी रिटर्न्स, जो रिटर्न्स है वेरिएबल रिटर्न्स, उसको अफेक्ट करने का एबिलिटी है क्या, वो चेक करना पड़ेगा। उसका एक एग्जांपल दिया। राइट। एंड दूसरा चीज, जो इन्वेस्टर है वो तो कंट्रोल करेगा ही, किसको? इन्वेस्टी को। तो इवन दो इट हैज अ पावर, या कंट्रोल कर रहा है इन्वेस्टी को, इन्वेस्टी को कंट्रोल कर रहा है, बट उसका जो शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट है या रिटर्न्स है, शेयर ऑफ रिटर्न्स है, वो मोर देन वन पार्टी शेयर कर सकते हैं। वो कैसे सर? यहाँ पे समझो, फॉर एग्जाम्पल पीपी है, पीपी ने ए लिमिटेड में 60% होल्ड करके रखा है। ए लिमिटेड का जो भी प्रॉफिट्स है ना, प्रॉफिट्स 60% किसके पास जाएगा? ए के पास जाएगा। और यहाँ पे 40% जो है ना, ये एनसीआई के पास जाएगा, बरोबर ना? 40% किसके पास जाएगा? एनसीआई। तो यहाँ पे इवन दो पीपी लिमिटेड इज कंट्रोलिंग ए लिमिटेड, ए लिमिटेड को कंट्रोल कर रहा है, बट प्रॉफिट शेयरिंग जो है ना, वो एक से एक या एक से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि बताओ? एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स, तो मुझे पावर भी हो गया, एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स भी हो गया। अब साथ में मुझे पावर प्लस एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स, इन दोनों का मुझे लिंक करके मुझे देखना है कि एबिलिटी, ये जो इन्वेस्टर का रिटर्न्स है ना, वो अफेक्ट कर सकता है कि नहीं। तो आज जो इनिशियल पेज से तुम्हें बता देता हूँ कि क्या क्या ऑब्जेक्ट सही कंट्रोल के लिए। एक एक वर्ड हम मॉड्यूल का खत्म किया, ध्यान रखो। हम्म। देखो, एक पावर ओवर द इन्वेस्टी, एक्सपोजर और राइट्स टू वेरिएबल रिटर्न्स, ये दोनों हो गया। जब ये दोनों का यस आ गया है, तो मुझे तीसरा चीज क्या देखना है? एबिलिटी टू यूज पावर ओवर द इन्वेस्टी टू अफेक्ट द इन्वेस्टर्स रिटर्न। यानी पावर ओवर द इन्वेस्टी वो यूज करके, और एक्सपोजर राइट वेरिएबल रिटर्न्स है क्या नहीं, वो देखने के बाद क्या है, जो इन्वेस्टर है ना उसके पास एबिलिटी है क्या कि खुद का रिटर्न्स को वो अफेक्ट कर सके, अफेक्ट इन द सेंस, यानी उसका बेटर कुछ कर सके, उसके रिटर्न्स का कुछ बेटर कर सके। अगर ये भी यस है तो फिर कंट्रोल आ जाएगा ओवर द इन्वेस्टी। उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि लिंक क्या है दोनों के बीच में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मेरा नोट से ही पढ़ा देता हूँ मेरे हिसाब से। हम्म, मुझे क्या देखना पड़ेगा? लिंक देखना पड़ेगा बिटवीन द पावर्स एंड द रिटर्न। अब यहाँ पे ये लिंक क्या है सर, व्हाट डू यू मीन बाय लिंक?
यानी क्या, यहाँ पे सिंपली मुझे देखना है कि मेरे पास पावर है। समझो यहाँ पे पीपी लिमिटेड है, पीपी लिमिटेड के पास पावर है, एंड पीपी लिमिटेड के पास एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स भी है। किसमें? ए लिमिटेड में। बट ये जो पावर है या रिटर्न है, ये कैसे यूज कर रहा है? एज अ प्रिंसिपल यूज कर रहा है या फिर एज एन एजेंट? एज अ प्रिंसिपल यूज कर रहा है या फिर एज एन एजेंट यूज कर रहा है? एज एन एजेंट इन द सेंस, यानी ये जो राइट्स है, ये जो राइट्स है पावर और रिटर्न्स, ये जो पावर एंड रिटर्न्स, ये किसी के बिहाफ में यूज कर जब करेगा तब एजेंट बोलेंगे, जब खुद यूज करेगा और खुद डिसीजन बनाएगा तब प्रिंसिपल बोलेंगे। तो हम डिटरमाइन करेंगे बेस्ड ऑन दिस, प्रिंसिपल है ये एजेंट है, ये हम डिटरमाइन करेंगे बेस्ड ऑन दी लिंक बिटवीन दी पावर एंड रिटर्न्स। ठीक है। तो जब भी हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है ना, इन्वेस्टर कंट्रोल कर रहा है कि नहीं इन्वेस्टी को, तो पावर है और एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स है, ये दोनों होने के बाद मुझे देखना पड़ेगा कि लिंक क्या है दोनों के बीच में। लिंक है, लिंक इन द सेंस क्या है, वेदर इट इज अ प्रिंसिपल या वेदर इट इज एन एजेंट। अगर प्रिंसिपल है देन इन दैट केस कंट्रोल करेगा, अगर एजेंट है तो फिर उस केस में कंट्रोल नहीं करेगा। एजेंट कौन से केसेस में होगा? जब किसी और के राइट्स यहाँ पे यूज कर रहा है, यानी क्या, किसी और का पावर है, किसी और का रिटर्न्स है, वो यूज कर रहा है पीपी लिमिटेड, तो फिर उस केस में क्या होगा? उस केस में एजेंट होगा। और बहुत सारे फैक्टर्स देखना पड़ेगा मुझे कि ये प्रिंसिपल है या एजेंट है, ये डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है। तो आ जाओ। एन इन्वेस्टर कंट्रोल्स एन इन्वेस्टी इफ द इन्वेस्टर नॉट ओनली हैज द पावर ओवर द इन्वेस्टी एंड एक्सपोजर टू राइट्स to variable returns from its involvement with the investee, but also has the ability to use its power to affect the investor's return from its involvement of the investee। सेम अपना नॉर्मल एक एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स और पावर, उसके साथ साथ में क्या होना चाहिए? एबिलिटी होना चाहिए टू अफेक्ट द इन्वेस्टर्स रिटर्न फ्रॉम इट्स इन्वॉल्वमेंट विद द इन्वेस्टी। ठीक है। Thus an investor with the decision making right shall determine whether it is a principal or an agent। यहाँ पे डिटरमाइन करेगा कि वो प्रिंसिपल है, जो इन्वेस्टर है वो प्रिंसिपल है या एजेंट है। अगर प्रिंसिपल है देन कंट्रोल करेगा, अगर प्रिंसिपल नहीं है तो फिर एजेंट है। सॉरी, प्रिंसिपल नहीं है तो एजेंट है, एजेंट है तो यहाँ पे कंट्रोल नहीं करेगा। An investor shall also determine whether another entity with decision making rights is acting as an agent for the investor। An agent is a party primarily engaged to act on behalf and for benefit of another party or sorry, another party or parties, that is principals। तो एजेंट कब होगा? जब किसी और के बदले में हम वो राइट्स यूज कर रहे हैं या फिर ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स हम वो राइट्स यूज कर रहे हैं। क्या? पावर एंड एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स। जब एजेंट होगा तो कंट्रोल नहीं करेगा। एन इन्वेस्टर दैट इज एन एजेंट डज नॉट कंट्रोल एन इन्वेस्टी व्हेन इट एक्सरसाइजेस डिसीजन मेकिंग राइट्स डेडिकेटेड टू इट। ये इंपॉर्टेंट वाला लाइन है, देखो। ठीक है। यहां तक समझ में आया? बताओ। यहां तक क्लियर है यस क्या? सर। बताओ पक्का। हाँ। सिंपली इतना है, पावर है फिर रिटर्न्स है, ये दोनों के साथ साथ में इन दोनों की लिंक से, यानी पावर अलोंग विद द एक्स रिटर्न्स, मुझे यहाँ पे इन दोनों के लिंक से मेरा रिटर्न्स जो है इन्वेस्टर का रिटर्न्स वो अफेक्ट करना चाहिए। अब जब इन्वेस्टर का रिटर्न्स अफेक्ट हो रहा है या नहीं, वो मुझे चेक करने के लिए वो क्या करना पड़ेगा? मुझे चेक करना पड़ेगा पहले कि इन्वेस्टर जो है वो प्रिंसिपल में एक्ट कर रहा है एज अ प्रिंसिपल या फिर एज एन एजेंट एक्ट कर रहा है। जब प्रिंसिपल जैसा एक्ट कर रहा है तो फिर उस केस में कंट्रोल करता है। अब फैक्टर्स डिटरमाइन करेगा कि ये प्रिंसिपल है या एजेंट है, वो फैक्टर्स हम आगे पढ़ेंगे। बट अगर इनकेस एजेंट है तो फिर उस केस में कंट्रोल नहीं है। अब एजेंट कौन होता है? इस किसी के बिहाफ में वो राइट्स यूज कर रहा है, किसी के बिहाफ में राइट्स को यूज कर रहा है या किसी के बिहाफ में ये एक्ट कर रहा है, तो फिर उस केस में एजेंट रहेगा। ठीक है। आ जाओ। इन्वेस्टर में डेलीगेट्स डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू एन एजेंट on some specific issues or on all relevant activities. When assessing whether it is control an investee, the investor shall treat the decision making rights delegated to the agent as a result of the as held by the investor directly। सिंपल है कि यहाँ पे मुझे एजेंट या प्रिंसिपल मुझे डिटरमाइन करना है। अब आगे क्या चीजें हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं, क्योंकि एक ही मिनट बचा है। ठीक है। अब क्या है, मुझे तो देखना है क्या, लिंक बिटवीन पावर एंड रिटर्न्स। ठीक है। अब लिंक बिटवीन पावर एंड रिटर्न्स हम कैसे देखेंगे? सिंपली एबिलिटी टू यूज द पावर टू अफेक्ट द रिटर्न्स। इसका रिटर्न्स खुद का, इन्वेस्टर का खुद का रिटर्न्स एक ऑन इट्स ओन अकाउंट एज प्रिंसिपल है, यानी क्या, एज अ प्रिंसिपल वो क्या कर रहा है, उसका पावर रिटर्न्स को अफेक्ट कर रहा है। देन इन दैट केस प्रिंसिपल मे हैव अ कंट्रोल ऑन दी जो भी है ना इन्वेस्टी, इन्वेस्टी के ऊपर कंट्रोल है।
अगर एज एन एजेंट कर रहा है ना, तो फिर उस केस में क्या है, उस केस में हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल नहीं है इन्वेस्टी के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली ऐसा बताया देखो, पावर है, एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स है, एंड यूज ऑफ पावर टू जनरेट रिटर्न्स फॉर इटसेल्फ। खुद के लिए रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि खुद के लिए कर रहा है, खुद के लिए कर रहा है, तो फिर उस केस में द इन्वेस्टर विल बी कंसिडर एज प्रिंसिपल। क्या पावर भी है, एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स भी है, अलोंग विद दैट खुद के लिए जो है ना रिटर्न्स जनरेट कर पा रहा है बाय यूजिंग द पावर एंड एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स। ठीक है। तो उस केस में हम क्या मानेंगे, ये प्रिंसिपल मानेंगे। अगर पावर है, एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स है, बट यूज कर रहा है जो भी है ना, यूज डेलीगेटेड पावर, ये जो पावर है ये डेलीगेटेड बाय समवन एल्स है, यानी किसी के बिहाफ में यूज कर रहे हैं, तो फिर उस केस में इन्वेस्टर जो है वो एजेंट है। ठीक है, क्लियर डिफरेंस समझ रहा है क्या? क्या बोल रहा हूँ कि पावर यूज करके खुद के दम पे अगर मैं रिटर्न जनरेट कर पा रहा हूँ तो प्रिंसिपल है। अगर किसी का पावर यूज करके ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न जनरेट कर रहा हूँ, तो फिर वो यहाँ पे एजेंट है। ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग, और क्या फैक्टर्स है हम प्रिंसिपल या एजेंट ऐसा हम डिटरमाइन कर सके, मतलब यानी और क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिसमें हम डिटरमाइन करेंगे वेदर द इन्वेस्टर इज अ प्रिंसिपल और एन एजेंट। तो मुझे देखना पड़ेगा जो डिसीजन मेकिंग राइट्स हैं ऑफ द रिलेवेंट एक्टिविटीज। ठीक है, डिसीजन मेकिंग राइट्स ऑफ द रिलेवेंट एक्टिविटीज बी रिमूव्ड बाय द सिंगल इन्वेस्टर्स और ए बोर्ड विदाउट एनी कॉस्ट। यानी क्या, अब समझो, एग्जांपल देता हूं, जो इन्वेस्टर है, ये समझो ये इन्वेस्टर है और ये इन्वेस्टी है। ठीक है। ये इन्वेस्टर जो है ना ये डिसीजंस लेते हैं, डिसीजंस रिलेटेड टू रिलेवेंट एक्टिविटीज। अब रिलेवेंट एक्टिविटीज क्या है, ऐसा एक्टिविटीज विच हैज मोस्ट सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द रिटर्न्स ऑफ द इन्वेस्टी। ठीक है। अब यहाँ पे जो इन्वेस्टी का जो बोर्ड है या फिर शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स है, ये सिंपली ये जो इन्वेस्टर है ना इसको विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट इन द सेंस, बोर्ड और शेयर होल्डर्स विदाउट एनी कॉस्ट यानी कुछ कॉज ही नहीं है उसको निकालने के लिए, वो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ब्रीच नहीं है, उनको मन कर रहा है कि उसको इन्वेस्टर को निकाल देना है, हमको रिप्लेस करना है, विदाउट एनी कॉस्ट अगर वो रिमूव कर सकते हैं इन्वेस्टर को, तो फिर उस केस में यहाँ पे ये पर्सन जो है ना इन्वेस्टर, ये एजेंट है। क्यों सर, क्यों एजेंट है? क्योंकि अगर तुम सोचो ना जनरली, ये इन्वेस्टर जो है अगर प्रिंसिपल होगा तो वो कमांडिंग स्टेज में होगा, बरोबर, उसको इजीली निकाल नहीं पाएंगे। बट यहाँ पे जब इजीली निकाल पा रहे बोर्ड एंड शेयर होल्डर्स, सिंपली मेजोरिटी ऑफ वोटिंग शेयर से निकाल देंगे अगर उनको मन कर रहा है, तो उस केस में हम क्या मानेंगे, ये जो है ना इन्वेस्टर, इन्वेस्टर इज एन एजेंट। अगर समझो यहाँ पे सेम सिनेरियो में, सेम सिनेरियो में बोर्ड और शेयर होल्डर्स ये इजीली निकाल नहीं पाते हैं, इजीली निकाल नहीं पाते इन द सेंस वहां पे कुछ कॉज है, कॉज इन द सेंस इन्वेस्टर जो है वो कुछ ब्रीच कर रहा है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर मेजोरिटी ऑफ स्टेक होल्डर्स का वोटिंग चाहिए, यानी क्या 100% में से 90% ऑफ द वोटिंग शेयर चाहिए। तो ये क्या है, ऐसा कोई चीज में जब मेजोरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स चाहिए तो फिर सब लोगों को एक साथ में लेके आके वोटिंग नहीं करवा सकते हैं। तो ऐसा कोई सिचुएशन है, तो उस केस में द डिसीजन मेकर विल बी अ प्रिंसिपल। ठीक है, समझ रहा है क्या? देखो फिर से देता हूँ एग्जांपल, पीपी लिमिटेड है, हु इज अ डिसीजन मेकर, हु इज अ डिसीजन मेकर इन ए लिमिटेड। अब ए लिमिटेड का जो है ना बहुत सारा शेयर होल्डिंग्स है। ठीक है, समझो लगभग 1 लाख शेयर होल्डर्स है, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंसान को, इंसान इन द सेंस इंसान एक कंपनी है, डिसीजन मेकर जो है ना कंपनी है, पीपी लिमिटेड को रिमूव कर रहे हैं, इसमें से 90% ऑफ द शेयर होल्डर्स का ये चाहिए, मुझे क्या चाहिए, वोटिंग चाहिए। तो क्या बताओ, 1 लाख शेयर होल्डर्स में से 90%, यानी यहाँ पे 9 लाख, नहीं नहीं 90,000 शेयर होल्डर्स का मुझे वोट चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है कि 90,000 शेयर होल्डर्स आके एक साथ में डिसीजन करें, यानी वोट डालें? ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हो भी सकता है अगर इनकेस यहाँ पे कम शेयर होल्डर्स है, बट यहाँ पे 90,000 है, 90,000 में से अगर 10,000 शेयर होल्डर्स आके वोट कर दे, बहुत बहुत बड़ी बात है इन प्रैक्टिकल लाइफ, बरोबर। तो फिर यहाँ पे डिफिकल्ट टू रिमूव द डिसीजन मेकर है, इन दैट केस ही इज अ प्रिंसिपल। अलॉन्ग विद दैट समझो यहाँ पे छोटा ही कम ही है शेयर होल्डर्स, समझो यहाँ पे शेयर होल्डर्स है 1,000 शेयर होल्डर्स, यहाँ पे जो भी शेयर होल्डर्स थे वो 1,000 है, बट यहाँ पे जो डिसीजन मेकर है ना उसको रिमूव करना है तो कुछ कॉस्ट चाहिए, एक अच्छा कॉस्ट चाहिए टू रिमूव द डिसीजन मेकर। तो उस केस में अगर कॉस्ट है, कॉज है कुछ, कॉस्ट इन द सेंस कुछ ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो कुछ प्रोटेक्टिव राइट्स है टू रिमूव द
इन्वेस्टर, तो उस केस में क्या मानेंगे, ही इज अ प्रिंसिपल। तो देखो, कैन डिसीजन मेकर ऑफ रेलेवेंट एक्टिविटीज यानी क्या, द एक्टिविटीज विच इज मोस्ट सिग्निफिकेंटली हैव द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन रिटर्न्स बी रिमूव्ड बाय सिंगल इन्वेस्टर। कौन, एक छोटा सा इन्वेस्टर और बोर्ड, विदाउट एनी कॉस्ट, बिना कोई कॉस्ट का निकाल सकता है क्या? अगर वो यस है, क्वेश्चन का आंसर यस है, तो फिर वो एजेंट है। अदरवाइज, द डिसीजन मेकर इज प्रिंसिपल। राइट? समझा ये चीज? बताओ, कुछ डाउट है इसमें? नो सर। ये पहला कंडीशन हुआ। पहला कंडीशन क्या था? कुछ जो रिमूवल राइट है वो सिंगल इन्वेस्टर या बोर्ड जो है विदाउट एनी कॉस्ट निकाल सकता है क्या? या फिर, क्या था, अगर विथ कॉस्ट है तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या कॉस्ट है, वो प्रोटेक्टिव राइट है या सब्सटेंटिव राइट है, वो चेक करना पड़ेगा, उसके बेसिस में प्रिंसिपल या एजेंट डिटरमाइन कर लेंगे। ठीक है, सिंपल। देन कम्स नेक्स्ट थिंग, जो डिसीजन मेकर है, डिसीजन मेकर को शुड हैव द सिग्निफिकेंट एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न। अब वेरिएबल रिटर्न क्या है, हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। डिविडेंड हो सकता है, इंटरेस्ट प्रीपेमेंट हो सकता है, या फिर कोई भी चीज हो सकती है विच इज एसोसिएटेड विद द रिस्क। ठीक है, तो ये वेरिएबल रिटर्न में सिग्निफिकेंट एक्सपोजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिग्निफिकेंट एक्सपोजर। अब ये सिग्निफिकेंट एक्सपोजर कहीं पे भी डिटरमाइन नहीं है, यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट एक्सपोजर कहीं पे भी डिटरमाइन नहीं है। तो बेस्ड ऑन द इलस्ट्रेशंस, क्वेश्चंस के बेसिस में हम डिटरमाइन कर रहे हैं इसको 20%। यानी क्या, जो डिसीजन मेकर है ना, उसका जो है इन्वेस्टमेंट इन वेरिएबल रिटर्न्स। अब वेरिएबल रिटर्न्स पे रेम्युनरेशन भी आता है, हाँ, वेरिएबल रिटर्न्स में रेम्युनरेशन भी आता है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है क्या? अगर सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है, तो उस केस में, अगर सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है, तो देन इन दैट केस इन्वेस्टर विल बी अ प्रिंसिपल। अगर नहीं है, देन इन दैट केस इट विल बी एन एजेंट। जो इन्वेस्टर है ना, वो एजेंट है। ठीक है, तो डिसीजन मेकर जो है ना, उसको सिग्निफिकेंट एक्सपोजर चाहिए। अब सिग्निफिकेंट एक्सपोजर का मैंने बता दिया कि 20% होना चाहिए, क्या? 20% वोटिंग होना चाहिए, या फिर 20% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तब जाके हम क्या मानेंगे, सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है। अगर सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है तो फिर क्या मानेंगे, प्रिंसिपल, अदरवाइज एजेंट। राइट? देखो, सिग्निफिकेंट एक्सपोजर, 20% और मोर स्टेक इन कंपनी विथ एक्सरसाइज ऑफ पावर, पावर भी होना चाहिए। रेम्यूनरेशन itself इज नॉट कंसिडरेबल, इट मे बी चार्ज एट द मार्केट रेट। यानी क्या, रेम्यूनरेशन मार्केट रेट के हिसाब से भी चार्ज कर सकते हैं, बट रेम्यूनरेशन के साथ अदर फैक्टर्स इन द सेंस, ये जो इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर है ना, उसको भी साथ में कंसोलिडेट करके मुझे देखना चाहिए कि सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है क्या नहीं। अगर सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है, इन दैट केस वेल एंड गुड, मेरा जो इन्वेस्टर है वो प्रिंसिपल है एंड उसके पास कंट्रोल है। ठीक है। यस सर। हम्म, चलो यहाँ पे एक रेम्यूनरेशन के रिलेटेड पॉइंट देखते हैं, विच इज इंपॉर्टेंट वन, क्वेश्चंस में आ सकता है। द रिलेशनशिप बिटवीन रेम्यूनरेशन ऑफ डिसीजन मेकर एंड इट बीइंग एन एजेंट इज एक्सप्लेन बिलो। यानी क्या, रेम्यूनरेशन ऑफ द डिसीजन मेकर, अगर रेम्यूनरेशन है, अगर वो मार्केट रेट ऑफ टर्म्स में है, यानी क्या, समझा नहीं सर? आज एग्जांपल देता हूँ। ये मेरा इन्वेस्टी है, ठीक है, इसमें जो है एक बंदा काम करता है, एक बंदा काम करता है, इसके स्किल बेस्ड में, बेस्ड ऑन स्किल्स, यहाँ पे क्या किया है, इसका रेम्यूनरेशन डिटरमाइन किया है। ठीक है, और आगे जाके यही रेम्यूनरेशन उसको देंगे, यानी कि वो जितना सर्विस प्रोवाइड करेगा उसके लिए ही क्या मिलेगा, उसको रेम्यूनरेशन मिलेगा। ठीक है, तो सिंपली अगर देखो, अगर मैं नॉर्मल जनरल टर्म्स में बताऊं, ये जो बंदा दिख रहा है, ये एम्प्लॉय लग रहा है कि नहीं, ये इसका, इन्वेस्टी का। मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, और उस कंपनी में कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। डिसीजन मेकिंग पावर हो भी, बट उसके लिए जो जितना काम कर रहा हूँ उतना ही पैसा मिल रहा है मुझे, उसके अलावा कोई भी एक्सपोजर नहीं है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। तो उस केस में, जब मार्केट रेट के हिसाब से जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मार्केट रेट के हिसाब से मुझे रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो उस केस में नॉर्मली इसको क्या बोलेंगे, एजेंट बोलेंगे। किसको? ये इन्वेस्टर होगा ना, ये इन्वेस्टर है, ये जो काम कर रहा है ना, ये इन्वेस्टर है, इसको एजेंट बोलेंगे। ठीक है, अगर समझो यहाँ पे बेस्ड ऑन स्किल ये तो डिटरमाइन हुआ है, बट उसके अलावा भी एडिशनल रिस्क ले रहा है, कौन, इन्वेस्टर जो है ना, इसके अलावा भी एडिशनल रिस्क ले रहा है, और उसके बेसिस में उसको कुछ रेम्यूनरेशन मिल रहा है और रिटर्न्स मिल रहा है। समझ रहा है? जितना काम कर रहा है उतना मिल रहा है, उसके साथ साथ में कुछ एडिशनल एक्सपोजर भी है उसको। तो उस केस में हम क्या मानेंगे,
इसको प्रिंसिपल मानेंगे। यानी अगर सिंपली एग्जांपल देके बताऊं, अगर इन्वेस्टी का रिटर्न्स 1% से बदला, यहाँ पे नीचे वही दिया है मॉड्यूल में, इन्वेस्टी का रिटर्न्स जो है 1% से बढ़ गया, ठीक है, 1% से, और यहाँ पे जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर का जो रिटर्न्स है वो लेस देन 1% बढ़ रहा है, ठीक है, लेस देन 1%, 1% से बढ़ा, तो इन्वेस्टर का रिटर्न लेस देन 1% से बढ़ रहा है, दिस इज द केस ऑफ एजेंट। तो इन्वेस्टर जो है ना वो एजेंट है। अगर समझो रिटर्न्स जो है किसका, इन्वेस्टी का, अगर 1% से बढ़ रहा है, और साथ साथ में इन्वेस्टर का रिटर्न भी 1% से ज्यादा बढ़ रहा है, 1% से ज्यादा, यानी क्या, बेस्ड ऑन इन्वेस्टिस रिटर्न, हमारा जो है ना रिटर्न उसके बेसिस में, परफॉर्मेंस के बेसिस में डिटरमाइन कर रहा है, डिफर कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में ये वाला जो केस है ना, दिस इज द केस ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, देखो आ जाओ बताता हूं मैं। डिसीजन मेकर इज अ प्रिंसिपल कब होगा, the magnitude and variability associated with the decision maker's remuneration related to the returns expected from the activities of the investee। ठीक है, मैग्नीट्यूड और वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी यानी क्या, डिफर करेगा बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस विद द डिसीजन मेकर्स रेम्यूनरेशन। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि 1% से बढ़ गया, तो इन्वेस्टर का जो रिटर्न्स है वो 1% या एक से ज्यादा परसेंट से बढ़ रहा है, यानी मेजर इंपैक्ट है इन्वेस्टर के रिटर्न से, तो वो प्रिंसिपल है। अगर लेस देन 1% है तो फिर उस केस में वो क्या है, एजेंट है। यहाँ पे देखो एग्जांपल है, इफ वेरिएशन इन इन्वेस्टीज रिटर्न, किसके रिटर्न, इन्वेस्टी, हाँ इन्वेस्टी जो है ना उसमें, बाय 1% कॉजेस वेरिएशन इन डिसीजन मेकर, जो कौन है डिसीजन मेकर, इन्वेस्टर, रेम्यूनरेशन फ्रॉम इन्वेस्टी बाय लेस देन 1%, अगर लेस देन 1% है, यानी क्या, सिंपली वो काम कर रहा है उसको सैलरी मिल रहा है, देन डिसीजन मेकर कैन बी एन एजेंट। However, if variation in an investee is written by 1% causes variation in decision maker remuneration from investee more than 1%, एक या एक से ज्यादा परसेंट से हो रहा है, then the decision maker can be principal। यहां तक समझ में आए कि बताओ, सिंपल है, कुछ नहीं, बस मुझे एक ओनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ठीक है, ओनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी क्या, बिजनेस अच्छा चला तो ओनर को ज्यादा प्रॉफिट मिलेंगे, बरोबर, और बिजनेस बुरा चला तो ओनर्स को लॉसेस हो गए, तो ओनर कौन है, प्रिंसिपल है, बरोबर। उसके अंदर जो एम्प्लॉयज कर रहे हैं, जो कंपनी के अंदर जो काम कर रहे हैं, वो भले ही प्रॉफिट में जा रहा हो, भले ही लॉस में जा रहा हो, उनको तो पगार देना ही पड़ेगा ना, सैलरी देना ही पड़ेगा उनको। तो सैलरी जो है ना, एक महीने में हम कम दे देंगे उनको, कम इन द सेंस 10,000 की जगह में 9,000 दे देंगे, या फिर इंक्रीमेंट कम दे देंगे, बराबर। तो ये जो एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं, दोस पीपल आर एजेंट्स। और ये जो ओनर है ना, ओनर जिसका मेजर इंपैक्ट है, यानी कि अगर बिजनेस प्रॉफिट्स में जा रहा है देन ही विल बी इन द प्रॉफिट पोजीशन, अगर बिजनेस लॉसेस में जा रहा है तो फिर ये बंदा जो है ना, इसका भी बिजनेस लॉसेस में जाएगा, तो फिर उस केस में ये जो ओनर है ना, ओनर विल बी प्रिंसिपल। वो पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ठीक है, समझ में आया कि बताओ। हेलो। हाँ, यस सर, समझ में। ओके, चलो फर्दर देखते हैं कि क्या और एडिशनल कंडीशंस हैं। In determining whether it's a principal or agent, the decision maker shall also consider following conditions। क्या, the remuneration of decision maker is commensurate with the services provided। यानी क्या, commensurate in the sense based on the उसका skills and skill set, उसके बेसिस में, स्किल सेट्स के बेसिस में उसको पे कर रहे हैं क्या, अगर है, यस है, द रेम्युनरेशन एग्रीमेंट includes only terms, conditions or amount that are customary present in arrangement for similar services and the level of skills negotiated on arm length basis। यानी क्या, सिंपली यहाँ पे समझो ऐसा, सैलरी जो हमारा ऑफर लेटर में आएगा, ऑफर लेटर में सब कुछ कंडीशंस वगैरह दे देंगे। तुम अगर समझो फॉर एग्जांपल ये है, तो फिर 11-12 लाख का तुम्हें पेमेंट मिलेगा, तुम जितना भी काम करो, कंपनी प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में चल रहा है, तुम्हें 12 लाख मिल ही जाएगा। कंपनी प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में चल रहा है, तुम्हारा सैलरी में कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। अगर वैसा है, देन इन दैट केस जो भी इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर इज मोर लाइकली टू बी एन एजेंट, बट अदर फैक्टर्स टू बी कंसिडर। ठीक है, दूसरा फैक्टर्स भी कंसिडर करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे बेस्ड ऑन द स्किल सेट, बेस्ड ऑन दी उसका जो स्किल सेट है या उसका डिग्री है, उसके बेसिस में अगर नहीं मिल रहा है, यानी क्या, मैं सिंपली रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ रहा हूँ, अगर उसके बेसिस में नहीं दे रहे, बट कि उसके अलावा उसको एक ओनरशिप दे रहे, ओनरशिप इन द सेंस, वो अगर प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट शेयर करेगा, लॉसेस आएगा तो लॉसेस शेयर करेगा, अगर वैसा एग्रीमेंट है तो फिर उस केस में वो एजेंट नहीं है, वो प्रिंसिपल है। ठीक है,
वो एजेंट नहीं है, प्रिंसिपल है। बट उसको एक फिक्स पेमेंट दे रहा है, फिक्स पेमेंट इन द सेंस उसके स्किल सेट के बेसिस में इसको इतना मिलना चाहिए और इतना ही देना चाहिए इसको, ऐसा है। प्रॉफिट और लॉस से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, तो फिर उस केस में ये जो है ना, ये दिस पर्सन जो इन्वेस्टर है इन विल बी एन एजेंट। ठीक है। चलो, एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स फ्रॉम अदर इंटरेस्ट इन द इन्वेस्टी, एक रेम्यूनरेशन वाला देख लिया हमने। उसके साथ साथ में अलोंग विद दैट अदर फैक्टर्स भी मुझे देखना पड़ेगा क्या, और डिसीजन मेकर दैट होल्ड्स अदर इंटरेस्ट इन द इन्वेस्टी लाइक इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेस्टी और प्रोवाइड्स गारंटीज विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस ऑफ एन इन्वेस्टी। यानी क्या, एक वो इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रहा है, दूसरा इन्वेस्टी के रिलेटेड कुछ परफॉर्मेंस के लिए उसने गारंटी दे रखा है किसी और को। ठीक है। Shall consider its exposure to variability of returns from those interests in assessing whether it is an agent or principal. Holding other interest in the investee indicates that decision maker may be a principal. यानी other interest है, देखो remuneration है, along with that other interest भी है, तो उस केस में हम क्या मानेंगे, दिस पर्सन कैन बी अ प्रिंसिपल। हाँ, कैन बी मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ये प्रिंसिपल हो सकता है, उसके साथ साथ में अदर फैक्टर्स भी मुझे चेक करना पड़ेगा। तो देखो, the magnitude and variability associated with it economic interest considering its remuneration and other interest, अगर हायर है तो फिर उस केस में प्रिंसिपल है, अगर लोअर है एजेंट है। यानी क्या, यहाँ पे सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है, एक्सपोजर टू इन्वेस्टमेंट, अगर सिग्निफिकेंट एक्सपोजर टू इन्वेस्टमेंट है, यानी क्या 20% और मोर, तो उस केस में क्या मानेंगे, वो प्रिंसिपल है। अगर 20% और लेस है तो फिर उस केस में उसको क्या मानेंगे, उसको एजेंट मानेंगे। यहाँ तक समझ में आया, बताओ। यस सर। तो एक बार समराइज कर लेते हैं, सब चीजें को एक बार समराइज करते हैं, उसके बाद हम इलस्ट्रेशन चेक कर लेंगे। क्या था, हम थे एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स देख रहे थे, और एक्सपोजर और राइट्स टू वेरिएबल रिटर्न्स में सिंपली हमने ये समझा कि जो वेरिएबल रिटर्न्स है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। साथ साथ में यहाँ पे वेरिएबल कब मानेंगे, वेरिएबल इन द सेंस क्या, उसके साथ में कुछ रिस्क एसोसिएटेड है, भले ही जो है ना यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट जो है फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट मिल रहा है, बट फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट के साथ साथ एक क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व है। राइट, तो वो क्रेडिट रिस्क के बेसिस में मुझे पेमेंट मिलेगा, दिस इज वेराइबिलिटी ऑफ द रिटर्न्स। राइट, तो फिर वो क्या है, वेरिएबल रिटर्न्स है। ये वेरिएबल रिटर्न्स मुझे मिल रहा है, तो फिर जो इन्वेस्टर है उसके पास पावर भी है और वेरिएबल रिटर्न्स भी है। जब दोनों साथ में हो जाएंगे, उसके साथ साथ में मुझे लिंक देखने पड़ेगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों को यूज करके जो इन्वेस्टर है उसका खुद का रिटर्न बेटर कर सकता है क्या, उन्हें वो देखना पड़ेगा। जब खुद का रिटर्न बेटर कर सकता है या नहीं, वो क्वेश्चन आता है, तो मुझे डिटरमाइन करना पड़ेगा कि वेदर दी इन्वेस्टर इज अ प्रिंसिपल और एजेंट। यानी क्या, वो खुद के दम में उसका रिटर्न अच्छा कर रहा है, या फिर वो किसी के बिहाफ में वो रिटर्न जो भी पावर है वो यूज कर रहा है। अगर खुद के दम में उसके पास पावर है, एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स है, एंड उसको लेके उसके खुद के लिए क्या कर रहा है, रिटर्न जनरेट कर रहा है, देन इन दैट केस ही इज अ प्रिंसिपल। अगर पावर है, एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स है, वो पावर जो है ना वो किसी के बिहाफ में है, तो फिर उस केस में वो एजेंट है। ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग, एक और चीज देखा था कि अगर डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकर है दैट इज इन्वेस्टर, रेलेवेंट एक्टिविटीज के रिलेटेड अगर उसको इजीली निकाल सकते हैं, यानी क्या, अगर मन किया किसका, इन्वेस्टी का निकालने, निकाल दिया, ऐसा कुछ चीजें हैं, तो फिर उस केस में वो एजेंट है। अदरवाइज अगर प्रिंसिपल को निकाल, जो भी इन डिसीजन मेकर है उसको निकालने कुछ स्पेसिफिक और एक टर्म्स है, क्या कुछ ब्रीच होना चाहिए, या कुछ कॉज होना चाहिए, या फिर मुझे मोर देन मेजोरिटी ऑफ वोट चाहिए फॉर रिमूवल, तो फिर इस केस में क्या है, ही विल बी कंसिडर्ड एज प्रिंसिपल। देन उसके बाद साथ साथ में एक सिग्निफिकेंट एक्सपोजर देखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट एक रेम्यूनरेशन वाला पार्ट है, एक दूसरा एक सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है। अगर सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है, अब सिग्निफिकेंट एक्सपोजर यानी मोर देन 20%, ये इलस्ट्रेशन से हमने डिटरमाइन किया। तो सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है तो उस केस में क्या मानेंगे, प्रिंसिपल मानेंगे, अदरवाइज इट डिसीजन मेकर विल बी एन एजेंट। ठीक है। चलो आ जाओ, उसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। समझ में आ गया ना सब कुछ। यस सर। कंसोलिडेशन। हम्म इलस्ट्रेशन नंबर 16 रीड कर लो एक बार, एक बार 16 रीड कर लो।
कर लिया रीड? Yes, sir. अब रीड करने के बाद बताओ, वेदर दी फंड मैनेजर हैज कंट्रोल ओवर दी फंड, है या नहीं? बस एक एक चीज देख लो कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं इन्वॉल्व। जो 1% नेटवर्थ दिया है, फंड मैनेजर का प्रो राटा इन्वेस्टमेंट दिया है, सब कंसिडर करने के बाद व्हाट डू यू फील? और बस जब भी ऐसा क्वेश्चंस करो ना, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना कि ओनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू रखना कि अगर ओनर होगा तो वो कैसा बिहेव करेगा, और कोई एम्प्लॉय होगा या फिर कोई ऐसा इन्वेस्टर होगा, पैसिव इन्वेस्टर, वो कैसा बिहेव करेगा, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू रखो। अगर वो ओनर होगा तो फिर वो क्या है, उसके इन्वेस्टमेंट के अलावा भी लॉसेस बेयर करेगा, राइट? बट यहाँ पे अगर कोई पैसिव इन्वेस्टर है या फिर इन्वेस्टर है, एक नॉर्मल इन्वेस्टर है, तो फिर वो क्या है, उसका जितना प्रॉफिट, जितना इन्वेस्टमेंट है उतना ही इन्वेस्टमेंट क्या करेगा, वो लॉसेस बेयर करेगा, उसके ज्यादा नहीं बेयर करेगा, राइट? देखो और बताओ मुझे एक बार कि कंट्रोल कर रहा है कि नहीं? क्या लगता है? बोलो, जो मन में आ रहा है वो बोल दो, जो मन में आ रहा है वो Hello. बोलो। हाँ। Hello. हेलो, आवाज आ रहा है? Hello. हेलो। Yes, sir. हम्म, बोलो, जो समझ में आया वो बोल दो कि ये क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है, कंट्रोल है या नहीं है? अगर है तो है, नहीं तो नहीं। Hey. कंट्रोल है, ऐसा लग रहा है, चलो देखता है। और डिसीजन मेकर कौन है यहाँ पे? डिसीजन मेकर है, ठीक है। फंड मैनेजर एस्टैब्लिशेस मार्केट एंड मैनेजेस अ पब्लिकली ट्रेडेड रेगुलेटेड फंड्स according to narrowly defined parameters set out in the investment mandate as required by its local laws and figures। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिसीजन मेकर है जो मार्केट्स में डील करता है और पब्लिकली ट्रेडेड जो रेगुलेटेड फंड्स है वो मैनेज करता है। अब मैनेज भी कैसे करेगा वो? नैरोली डिफाइंड पैरामीटर्स में सेट आउट इन एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के मैंडेट में ऑलरेडी डिटरमाइंड है कि फंड्स को कैसा मैनेज करना है, क्या क्या पैरामीटर्स यूज करना है हमें उसको मैनेज करना है, वो सब कुछ है। उसके हिसाब से और लोकल लॉ के हिसाब से वो क्या करेगा, मैनेज करेगा फंड्स को। द फंड वॉज मार्केटेड टू इन्वेस्टर्स एज एन इन्वेस्टमेंट इन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज ऑफ पब्लिकली ट्रेडेड एंटिटीज। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो फंड है ना, वो मार्केट किया गया है टू इन्वेस्टर, जो भी इन्वेस्टर्स है उनको, कि ये जो है ना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज एंड पब्लिकली ट्रेडेड एंटिटीज, फॉलोइंग इज द रिलेवेंट फैक्ट पैटर्न रिलेटेड टू द फंड मैनेजर। ठीक है, रिलेटेड टू फंड मैनेजर क्या है, विद इन द डिफाइंड पैरामीटर्स द फंड मैनेजर हैज डिस्क्रिशन अबाउट द असेट्स इन विच टू असेट टू विद इन विच टू इन्वेस्ट। तो अगर यहाँ पे देखोगे, फंड मैनेजर का डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो बहुत ही नैरो है। कैसा नैरो है? कि वो उसके पास ऑलरेडी डिटरमाइंड टर्म्स हैं, उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का मैनेज करने का जो पैरामीटर्स है ऑलरेडी डिफाइंड है, बेस्ड ऑन लोकल लॉस रेगुलेशन सब कुछ। अब वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर पैरामीटर्स वगैरह सब कुछ लगा के फिर उसके बाद जो भी ट्रेड करना है या फिर उसको मैनेज करना है वो मैनेज करेगा। तो यहाँ पे डिस्क्रिशन जो है ना वो बहुत नैरो है, नैरो इन द सेंस जो डिफाइंड पैरामीटर्स है उसी के हिसाब से चलाना पड़ेगा। ठीक है, द फंड मैनेजर हैज मेड 10% प्रो राटा इन्वेस्टमेंट इन द फंड एंड रिसीव्स अ मार्केट बेस्ड फी फॉर इट्स सर्विसेज इक्वल टू 1% ऑफ द नेट एसेट वैल्यू ऑफ द फंड। तो अगर देखोगे
फंड मैनेजर ने कितना इन्वेस्ट करके रखा है? 10%। और नॉर्मली हमने क्या देखा था कि अगर सिग्निफिकेंट एक्सपोजर के लिए मुझे क्या चाहिए? सिग्निफिकेंट एक्सपोजर के लिए मुझे मोर देन 20%, 20% और मोर चाहिए। क्या 20% और मोर है क्या? नहीं। ठीक है। द नेक्स्ट थिंग, along with that, receives a market based fees। मार्केट बेस्ड फीस जो है ना, मार्केट में जो चल रहा है फॉर मैनेजिंग सच टाइप ऑफ असेट्स, फॉर इट्स सर्विस इक्वल टू 1% ऑफ द नेट असेट्स वैल्यू ऑफ द फंड। तो ये मैं काउंट कर सकता हूँ एज अ वेरिएबल रिटर्न। दिस विल बी काउंटेड एज वेरिएबल रिटर्न। ये वेरिएबल रिटर्न काउंट कर सकता हूँ, क्योंकि नेट असेट जो है वो डिफर करेगा एवरी मंथ या एवरी ईयर, डिफर करेगा, उसके बेसिस में एक फिक्स परसेंटेज 1% मिल जाएगा। ठीक है। द फीस कमेंसुरेट विद द सर्विसेज प्रोवाइडेड। अब यहाँ पे पंगा है। क्या पंगा है? यहाँ पे जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ना, उसी के लिए उसको पेमेंट दे रहे हैं। यानी इट इज अ टाइप ऑफ काइंड ऑफ सैलरी टाइप। ठीक है। तो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसी के लिए उसको क्या दे रहे हैं? फीस दे रहे हैं। द फंड मैनेजर डज नॉट हैव एनी ऑब्लिगेशन टू फंड द लॉसेस बियॉन्ड 10%। यानी क्या? नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे जो लॉसेस है ना, लॉसेस, उसका ऊपर 10% इन्वेस्टमेंट है उसका, तो वो जो है ना लॉसेस बेयर करेगा अप टू 10% ओनली, उसके ज्यादा नहीं बेयर करेगा वो। इन्वेस्टी का जो लॉसेस है ना, वो सिर्फ अप टू 10% बेयर कर पाएगा, उससे ज्यादा बेयर नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर लेस देन 10% जितना है उतना ही कर रहा है, तो फिर यहाँ पे दिस इज अ फैक्टर ऑफ एजेंट, राइट? क्यों सर एजेंट क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? देखो यार, सिंपल है। अगर प्रिंसिपल होता ना, अगर प्रिंसिपल होता ना, तो यहाँ पे लॉसेस, एक तो सबसे पहला सिग्निफिकेंट एक्सपोजर होता है उसको, सिग्निफिकेंट एक्सपोजर इन द सेंस मोर देन 20%। बरोबर, मोर देन 20% होता, वो नहीं है। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे जो लॉसेस है वो सिर्फ अप टू 10% है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट थिंग, उसके साथ साथ में जो भी रेम्युनरेशन इसको मिल रहा है, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो फीस मिल रहा है ना, ये फीस जो है ना, जितना सर्विसेज वो प्रोवाइड करेगा उतना ही मिलेगा, उससे एडिशनल कुछ नहीं। यानी वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, ये डिफाइंड पैरामीटर्स के हिसाब से पूरा फंड चला रहा है। बरोबर। तो यहाँ पे प्रिंसिपल होने के नाते, जो प्रिंसिपल होने के लिए हमें बहुत सारी चीजें होना चाहिए। क्या? एक सिग्निफिकेंट एक्सपोजर होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, जो फीस है, ठीक है, कमेंसुरेट मतलब मार्केट के बेसिस में मिल रहा है, ठीक है, बट उसके अलावा कुछ एडिशनल उसको कुछ नहीं मिल रहा है, यानी कुछ अलग एक्सपोजर नहीं है। दूसरा, लॉसेस एक अप टू पर्टिकुलर लिमिट है, यानी क्या, उसका कितना इन्वेस्टमेंट है उतना ही वो क्या, उसका लॉसेस बेयर करेगा, उससे ज्यादा नहीं बेयर करेगा। द फंड इज नॉट रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश and has not established an independent board of directors. The investor do not hold any substantive right that would affect the decision making authority of the fund manager, but can redeem their interest within particular limits set of the fund, whether the fund manager controls the fund। तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है, और जो शेयर होल्डर्स है उनके पास सब्सटेंटिव राइट भी नहीं है टू रिमूव दी असेट मैनेजर, जो भी असेट मैनेजर डिसीजन मेकर फंड मैनेजर है ना, उसको रिमूव करने का राइट भी नहीं है। बट यहाँ पे अगर कुछ ऐसा हो सका है, तो फिर एक पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग राइट्स है विद इन दी लिमिट्स ऑफ द फंड। ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे एक एक चीज फैक्टर कंसिडर करके मुझे डिटरमाइन करना है, प्रिंसिपल है ये एजेंट है। अगर प्रिंसिपल है तो फिर कंट्रोल करता है, अगर एजेंट है तो फिर यहाँ पे कंट्रोल नहीं करता है। तो प्रिंसिपल के लिए मुझे क्या चाहिए? एक, वो डायरेक्टली इजीली रिमूवेबल नहीं होना चाहिए। बरोबर, ये इजीली रिमूवेबल नहीं है। बरोबर, यहाँ पे दिया है इजीली रिमूवेबल नहीं है, तो फिर यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर सकता हूँ कि वो प्रिंसिपल हो सकता है, बट अदर फैक्टर्स भी देखना पड़ेगा। क्या सिग्निफिकेंट एक्सपोजर टू रिटर्न्स है क्या? नहीं सर, ये सिग्निफिकेंट एक्सपोजर टू रिटर्न्स नहीं है, 10% है। और लॉसेस भी बेयर करेगा अप टू 10% ओनली, राइट? और वो सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है उसी के लिए उसको पैसा मिल रहा है। बरोबर, इट इज अ काइंड ऑफ सैलरी। तो फिर ये सब फैक्टर्स को कंसिडर करके इसको क्या मानेंगे हम? एजेंट। यानी क्या, फंड मैनेजर डज नॉट हैव कंट्रोल ओवर द फंड, कंट्रोल नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो एजेंट है, एज एन एजेंट बिहेव कर रहा है। ठीक है। आ जाओ देखते हैं। Although operating within the parameters set out in the investment mandate and in accordance with the regulatory requirements, the fund manager has decision-making rights that give it the current ability to direct the relevant activities of the fund। ठीक है। मैंडेट यानी उसके एक मैंडेट है, इन्वेस्टमेंट मैंडेट, उसके हिसाब से वो डिसीजंस ले रहा है। ऑल्दो वो डिसीजंस वैसे ले रहा है, बट उसके पास पावर है। क्या पावर है? टू डायरेक्ट द रिलेवेंट एक्टिविटीज। तो ये मेरा क्या है? ये पावर वाला पॉइंट है। कंट्रोल के लिए तीन चीज चाहिए ना, एक पावर, एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स, एंड थर्ड इन दोनों का लिंक। बरोबर। तो एक तो पावर है इसके पास, क्या पावर होना कंट्रोल है? पावर है तो कंट्रोल है क्या? नहीं। उसके साथ साथ में मुझे एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स भी देखना पड़ेगा।
The investor do not hold substantive right that could affect the fund manager's decision making authority. The fund manager receives a market based fee for its services that commensurate with the services provided, has not made a pro rata investment and also made a pro rata investment. The remuneration and its investment expose the fund manager to variability of returns from the activities of fund without creating exposure that if such significant that it indicates that the fund manager is principal. यानी क्या, उसका मैं रेम्यूनरेशन देखूं along with that other significant interest, यानी कि इसका 10% इन्वेस्टमेंट देखो, ये दोनों को मिलाने के बाद भी साथ में भी यहाँ पे मैं करता हूं, तो फिर यहाँ पे कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। यहाँ पे देखो, विदाउट क्रिएटिंग एक्सपोजर दैट इज सच सिग्निफिकेंस, इतना सिग्निफिकेंट नहीं है कि हम इंडिकेट करें दैट द फंड मैनेजर इज अ प्रिंसिपल। बराबर, तो उसके लिए हम क्या मानेंगे? In this case, consideration of the fund manager's exposure to variable returns from the fund together with the decision-making authority within restricted parameters indicate the fund manager is an agent. Thus, fund manager concludes that it does not have control over the fund. भाई ना, देखो, कंट्रोल के लिए मुझे तीन चीजें चाहिए ना। पावर चाहिए, प्लस उसके साथ में मुझे एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स चाहिए, उसके बाद एबिलिटी चाहिए। बरोबर, मैंने पावर डिटरमाइन कर लिया, एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स भी डिटरमाइन कर लिया, ठीक है, जो रेम्युनरेशन जो है ना फंड, एक पर्टिकुलर फी 1% जो था, 1% जो था ये वेरिएबल रिटर्न है। बट एबिलिटी नहीं है ना इसके पास, इसके पास एबिलिटी नहीं है। एबिलिटी जब नहीं है तो फिर यहाँ पे इसको एजेंट माना जाएगा, और एजेंट मान गया तो फिर इसके पास कंट्रोल नहीं रहेगा फंड के ऊपर। इज दैट क्लियर? बताओ, सब चीजें कंसिडर करना है। Yes, sir. पक्का? चलो हाँ. 17 वाला रीड कर लो, इलस्ट्रेशन नंबर 17। अच्छा, बड़ा है ना? हाँ ठीक है, रीड कर लो एक बार। कितना मिनट है? 4 मिनट है, रीड कर लो और बता दो होने की बात। एक एक चीज देखते हो, पावर है, रिटर्न्स है, और ये रिटर्न्स को यूज करके उसके पास एबिलिटी है क्या? अरे यार, जस्ट अ मिनट, बार बार स्क्रीन चले जा रहा है। आ गया ना स्क्रीन? हाँ, सर. हम्म। ऊपर वाला पार्ट रीड कर लो, फिर सिनेरियोस ने साथ में रीड करता हूँ। ऊपर वाला जो पार्ट है वो रीड कर लो पहले।
डन, 1 मिनट बचा है। ऑटोमेटिक मीटिंग खत्म हो जाएगा, तब तक रीड कर लो, फिर न्यू सेशन क्रिएट करता है। स्टार्ट कर देते हैं। क्या था इलस्ट्रेशन नंबर 7? वही लिंक बिटवीन पावर एंड रिटर्न्स। अ डिसीजन मेकर एस्टेब्लिशेस markets and manages a fund that provides investment opportunity to the number of investors। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे? डिसीजन मेकर एस्टेब्लिश कर रहा है मार्केट्स एंड मैनेजेस फंड्स। ठीक है, प्रोवाइड्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स। ओके सर, जो डिसीजन मेकर है ना मस्ट मेक डिसीजंस इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर एंड इन अकॉर्डेंस विद द फंड गवर्निंग एग्रीमेंट। तो यहाँ पे डिसीजन मेकर जो है ना वो खुद डिसीजन बनाएगा रिलेटेड टू द फंड्स जो भी है। Nonetheless, the fund manager has wide decision making discretion। यानी क्या? उसके पास खुद का डिस्क्रिप्शन है कि क्या डिसीजन लेना चाहिए और कौन सा सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, द फंड मैनेजर रिसीव्स अ मार्केट बेस्ड फी फॉर इट्स सर्विसेज इक्वल टू 1% asset under management and 20% of all the fund profits if specified profit is achieved। These fees are commensurate with the services provided। अच्छा सर, पहले इनिशियल लाइन पढ़ के, फर्स्ट इनिशियल लाइन पढ़ के क्या लग रहा है? यहाँ पे फंड मैनेजर के पास डिस्क्रिशन है सब कुछ लेने, यानी क्या? द फंड मैनेजर हैज द राइट टू डायरेक्ट द रिलेवेंट एक्टिविटीज। अब यहाँ पे रिलेवेंट एक्टिविटीज क्या है? फंड में इन्वेस्ट करना, बरोबर? फंड्स के रिलेटेड डिसीजन लेना ही तो इन्वेस्टमेंट रिलेटिव रिलेवेंट एक्टिविटीज है। अब ये जो रिलेवेंट एक्टिविटीज है वो कौन ले रहा है? फंड डिसीजन मेकर ले रहा है। तो यहाँ पे मैं ये तो डिटरमाइन कर सकता हूँ यहाँ पे कि पावर तो है डिसीजन मेकर के पास। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग, एक और चीज, फंड मैनेजर रिसीव्स अ मार्केट बेस्ड फी फॉर इट्स सर्विसेज इक्वल टू 1% ऑफ द एसेट अंडर मैनेजमेंट एंड 20% ऑफ ऑल द फंड प्रॉफिट्स टू स्पेसिफाइड प्रॉफिट लेवल टू इज अचीव्ड। दिस फीस आर कमेंसरेट विद द प्रॉफिट। यानी क्या? यहाँ पे उसको 20% ऑफ ऑल द प्रॉफिट, एक स्पेसिफाइड प्रॉफिट अचीव हो गया तो फिर उसका 20% मिलेगा, और 1% जो है ना वो सर्विसेज के लिए मिल जाएगा। 1% जो है ना वो सर्विसेज के लिए मिल जाएगा। तो ये वेरिएबल रिटर्न हो गया। तो क्या सर यहाँ पे मेरे पास पावर है? यस। वेरिएबल है, वेरिएबल रिटर्न्स है? यस। तो आगे देखना है मुझे ये पावर और वेरिएबल रिटर्न का लिंक। ठीक है, वेदर दी इन्वेस्टर इज अ प्रिंसिपल यूजिंग दिस पावर या एजेंट है यूजिंग दिस पावर। ठीक है, ऑल्दो इट मस्ट make decisions in the best interest of investor, the fund manager has extensive decision making authority to direct the relevant activities of the fund। अच्छा, ये भी explicitly मुझे क्या बता रहा है? पावर है करके। यहाँ पे explicitly क्या बता रहा है? पावर है करके। चलो, the fund manager is paid fixed and performance-based relative that are commensurate with the services provided. In addition, the remuneration aligns with the interest of the fund manager with those of other investors to increase the value of the fund without creating exposure to variability of the returns from the activities of the fund that is such significance that the remuneration when considered in isolation indicate that the fund manager is a principal। ठीक है, above facts and patterns and analysis applies to various scenarios described below। each scenario is considered in isolation determine whether the fund manager control the fund। अब नीचे जो सिनेरियोस है उससे मुझे पता चलेगा कि पावर लिंक क्या है, इन्वेस्ट जो पावर है और वेरिएबल रिटर्न है, और ये दोनों लिंक के बेसिस पे मुझे ये पता चलेगा कि पावर कंट्रोल है या नहीं। ठीक है, उसके लिए दो चीजें मैंने बताया था। एक, सिग्निफिकेंट एक्सपोजर टू रिटर्न है क्या? सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है क्या इन्वेस्टमेंट में? वो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे जो डिसीजन मेकर है उसको इजीली रिमूव कर पा रहे हैं क्या? अगर इजीली रिमूव कर पा रहा है, ठीक है, विदाउट एनी, एक सिंगल इन्वेस्टर है या फिर बोर्ड है वो डायरेक्टली रिमूव कर पा रहे हैं किसको? डिसीजन मेकर को, तो उस केस में क्या है? एजेंट है। अगर इजीली रिमूव नहीं कर पा रहे तो फिर उस केस में प्रिंसिपल है। सिंपल। द नेक्स्ट थिंग, सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है क्या?
सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है यानी 20 या 20% से ज्यादा, तो फिर प्रिंसिपल माना जाएगा। तो सिनेरियो ए क्या बोल रहा है वो देखते हैं। फंड मैनेजर ऑल्सो हैज 2% इन्वेस्टमेंट। कितना इन्वेस्टमेंट है? 2%। देखो कितना है, 2%। क्या ये सिग्निफिकेंट एक्सपोजर टू इन्वेस्टमेंट है क्या? सिग्निफिकेंट मैंने कितना बोला था? सिग्निफिकेंट इज 20, या ज्यादा, 20 या 20 से ज्यादा। ये तो 2% है। साथ साथ में द फंड दैट अलाइंस इट्स इंटरेस्ट विद दोज ऑफ द अदर इन्वेस्टर्स, द फंड मैनेजर डज नॉट हैव एनी ऑब्लिगेशन टू द फंड लॉसेस बियॉन्ड 2%। यानी 2% से ज्यादा जो है ना, ये लॉसेस को ये नहीं करेगा, फंड नहीं करेगा। द इन्वेस्टर कैन रिमूव द फंड मैनेजर बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ बट्स कैन, बट ओनली फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, तो यहाँ पे जो रिमूवल राइट्स है, द इन्वेस्टर कैन रिमूव द फंड मैनेजर, जो भी फंड मैनेजर है ना, सिंपल मेजोरिटी ऑफ वोटिंग राइट से वो निकाल सकते हैं। बट कब? जब देर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन देर इज ओनली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो फिर यहाँ पे देखो, एक तो सिग्निफिकेंट एक्सपोजर नहीं है, बरोबर। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी ऑफ वोट से निकाल पा रहे हैं, बट देर इज अ कॉज। यहाँ पे विद द कॉस्ट, विद द कॉस्ट यानी एक कॉस्ट की वजह से अगर ब्रीच है तो निकालेंगे, नहीं तो नहीं। तो बेस्ड ऑन ऑल दिस, पावर है, वेरिएबल रिटर्न है, देन उसके बाद इसका रेम्यूनरेशन जो है ना, रेम्यूनरेशन के साथ साथ में अगर 2% को इंक्लूड करूं, क्या यहाँ पे सिग्निफिकेंट एक्सपोजर क्रिएट हो रहा है क्या अगेंस्ट दी वेरिएबल रिटर्न? नहीं। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2% इन्वेस्टमेंट है, और रेम्यूनरेशन जो दे रहे हैं ना वो मार्केट बेसिस में दे रहे हैं, बरोबर, मार्केट बेसिस के रेट से दे रहे हैं। तो मार्केट बेसिस इन द सेंस, इन सिंपल वर्ड्स में बोलूँ कि ये सैलरी हो गया। साथ साथ में सिर्फ ये 2% ही होल्ड कर रहा है, तो फिर इस केस में इसको क्या मानेंगे हम? एजेंट मानेंगे। तो आ जाओ। द फंड मैनेजर्स 2% investment increases its exposure to variability of returns from the activities of fund without creating exposure that is of such significance। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि without creating such significance that it indicates the fund manager is principal। यानी क्या? 2% इन्वेस्टमेंट के साथ ये इतना सिग्निफिकेंस क्रिएट नहीं करता कि हम जो फंड मैनेजर है ना उसको प्रिंसिपल बोले, राइट। द अदर इन्वेस्टर्स राइट टू रिमूव द फंड मैनेजर आर कंसिडर्ड टू बी प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव इन द सेंस, यहाँ पे अगर ब्रीच हुआ तो निकालेंगे, नहीं तो निकलेंगे, तो इसको बोलते हैं हम प्रोटेक्टिव राइट्स। तो प्रोटेक्टिव राइट है बिकॉज दे आर एक्सरसाइजेबल ओनली ऑन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन दिस एग्जाम्पल ऑल्दो द फंड मैनेजर हैज एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, यानी पावर एंड वेरिएबिलिटी टू रिटर्न्स, जो भी वेरिएबल रिटर्न्स है ना, एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स इन द इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन, द फंड मैनेजर एक्सपोजर, जो इंडिकेट एक्सपोजर यानी क्या? 2%, यह वाला जो है ना 2%, इंडिकेट दैट द फंड मैनेजर इज एन एजेंट, दस द फंड मैनेजर कंक्लूड्स दैट इट डज नॉट कंट्रोल द फंड। क्या ये सिनेरियो इस समझ में आया कि बताओ? देखो इसमें क्या है ना, इसमें पावर है, यहाँ पे एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स भी है, वेरिएबल ना, एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स भी है। बट यहाँ पे जो एबिलिटी वाला पार्ट है ना, ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। एबिलिटी वाला पार्ट जो है ना वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है कि वो प्रिंसिपल बोला जा सकता है। तो उसके लिए हमने कंक्लूड किया कि कंट्रोल नहीं किया। समझा क्या? बताओ। Yes. पक्का? चलो। The fund manager has more substantial pro rata investment in the fund but does not have any obligation to fund losses beyond the investments. Investor can remove the fund manager by simply majority of vote but only on the breach। यहाँ पे ये जो है ना पार्ट, कि अगर उसको रिमूव कर सकते हैं इन केस ऑफ ब्रीच, तो ब्रीच के केस में उसको रिमूव कर सकते हैं, दिस इज अ प्रोटेक्टिव राइट। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है कि फंड मैनेजर हैज अ मोर सब्सटेंशियल प्रो राटा इन्वेस्टमेंट, यानी इसके पास सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, क्या है? इसके पास सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है क्या? यस। क्यों? यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया है कि सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है करके। जब सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है, देन इन दैट केस सिंपल में मैं बोल सकता हूँ ये प्रिंसिपल है। पावर है, वेरिएबल रिटर्न्स है, और सिग्निफिकेंट एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें भी है, तो फिर उस केस में क्या है? मेरा जो इन्वेस्टर है विल बी कंसिडर्ड एज प्रिंसिपल। देखो, द
other investors' rights to remove the fund manager are considered to be protective rights because they are exercisable only on the breach of contract. बरोबर. यहाँ पे जो है ना इन्वेस्टर्स राइट टू रिमूव द फंड मैनेजर को निकालने का जो इन्वेस्टर्स राइट है वो प्रोटेक्टिव राइट है. क्यों? अगर ब्रीच हुआ तो निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे. दिस इज अ प्रोटेक्टिव राइट. Although the fund manager is paid a fixed performance related fees and with that are commensurate with the services provided. यानी जो हम रेमुनरेशन देखे 1% ऑफ दी जो भी फंड्स है और एडिशनल 20% जो है अगर इनके सर्टन प्रॉफिट अचीव करते हैं, वो क्या है मेरा वेरिएबल रिटर्न्स. द कॉम्बिनेशन ऑफ द फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट टुगेदर विद द रेमुनरेशन, यानी क्या, वो रेमुनरेशन प्लस अलॉन्ग विद दी ये जो सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट है, इन दोनों को देखने के बाद कुड क्रिएट, वर्डिंग देखो हाँ, कुड क्रिएट variability of returns from the activities of the fund that is of such significance that it indicates the fund manager is a principal. यहाँ पे सिंपली ऐसा बोल रहे हैं कि रेम्युनरेशन अलोंग विद दैट जो है ना जो इन्वेस्टमेंट है, ये दोनों को मिलाऊं मैं, तो यहाँ पे इतना सिग्निफिकेंस है कि एक्सपोजर, इट कुड क्रिएट एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ द फंड. इतना सिग्निफिकेंस है कि ये इंडिकेट करे कि प्रिंसिपल है. ये एक वर्डिंग है. अगर ऊपर वाला वर्डिंग बताऊं मैं, इंक्रीजेस फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ द फंड विदाउट क्रिएटिंग, यानी विदाउट क्रिएटिंग यानी क्या, इतना इंपैक्ट नहीं है. 2% के इन्वेस्टमेंट्स है, 2% इन्वेस्ट कर रहा है, कोई भी होल्ड कर सकता है 2%. बट सब्सटेंशियल होल्ड कौन करेगा? जब उसके पास एक पर्टिकुलर राइट है, यानी क्या, उसके पास कैपेबिलिटी है. जब कैपेबिलिटी है, उसको रेम्युनरेशन भी मिल रहा है और इन्वेस्टमेंट भी होल्ड कर रहा है, इससे क्या है, सिग्निफिकेंट एक्सपोजर मिलेगा. तो ये क्या है, प्रिंसिपल माना जाएगा. ठीक है. The greater the magnitude of and variability associated the fund manager's economic interest, considering remuneration and other interests in aggregate, the more emphasis the fund manager would place on these economic interests in analysis, and more likely the fund manager is a principal. ठीक है. तो फिर यहाँ पे मैंने 20% जो बताया था ना, जो वहां पे हैविंग कंसिडर इट्स रेम्युनरेशन एंड अदर फैक्टर्स, फंड मैनेजर माइट कंसिडर 20% इन्वेस्टमेंट टू बी सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट इट कंट्रोल्स द फंड. 20% जो है ना, ये एक क्या बोलते हैं, एक थ्रेशोल्ड दे दिया है कि 20% से ज्यादा है तो सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है. अब ये 20% कैसा, रेम्युनरेशन अलोंग विद द अदर इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर जो है ना, इन दोनों को मिला के 20% होना चाहिए. However, in different circumstances, if remuneration or other factors are different, control may arise when the level of investment is different. चलो, समझ में आ गया दोनों सिनेरियोस? दोनों सिनेरियोस समझ में आ गया क्या, बताओ? तो मैं बढ़ूंगा सी में. हेलो. यस सर. हम्म. हाँ. समझ में आ गया ना? कुछ डाउट है क्या, बताओ? नहीं सर. हम्म. चलो, थर्ड वाला पार्ट क्या है. द फंड मैनेजर हैज 20% प्रो राटा इन्वेस्टमेंट इन द फंड बट डज नॉट हैव एनी ऑब्लिगेशन टू फंड लॉसेस बियॉन्ड 20%. The fund has board of directors, all of whose members are independent of fund manager and are appointed by the other investors. The board appoints the fund manager annually. If the board decide not to renew the fund manager's contract, the services performed by the fund manager could be performed by other managers in the industry. तो सिनेरियो सी में सिंपली ऐसा बोल रहा है कि 20% प्रोराटा इन्वेस्टमेंट है. ठीक है. अदर देन दैट, यहाँ पे एक और चीज है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना, ये फंड मैनेजर्स को जो कॉन्ट्रैक्ट है ये रिन्यूअल नहीं करेंगे. यानी क्या, ये एक सिंपल है. अगर समझो मैं किसी के पास काम कर रहा हूँ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर सकता है, नहीं भी रिन्यू कर सकता है. दिस इज नॉट द केस ऑफ प्रिंसिपल. बरोबर ना. जब यहाँ पे जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना इन सेंस क्या है, जो मेरा ये है कौन फंड मैनेजर है, उसको निकाल देना ना, सिंपली उसको निकाल देना. अगर रिन्यू नहीं कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे सिंपली विद एनी अदर रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, बोर्ड जो है एनुअली एक एक अलग अलग फंड मैनेजर को अपॉइंट कर रहा है और वो दूसरा जो पहले फंड मैनेजर है उसको निकाल रहा है. तो क्या यहाँ पे कंट्रोल है क्या? नहीं. पावर है, एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स है, बट यहाँ पे इजीली निकाल पा रहा है. तो यहाँ पे रिमूवल राइट्स आर वेरी इजी. क्यों? अगर आफ्टर अ ईयर यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू ही नहीं होगा, बरोबर, तो उस केस में क्या होगा, ही विल बी कंसिडर्ड एज एजेंट. ठीक है. तो देखो, ऑल्दो द फंड मैनेजर इज पेड फिक्स्ड एंड परफॉर्मेंस रिलेटेड फीस दैट आर commensurate with the services provided. The combination of fund managers 20% investment together with the remuneration creates the exposure to variable returns of
फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ फंड दैट इज ऑफ सच सिग्निफिकेंट दैट इट इंडिकेट्स द फंड मैनेजर इज प्रिंसिपल। तो मुझे इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर के हिसाब से प्रिंसिपल लग रहा है। इन्वेस्टमेंट 20% है, अलॉन्ग विद दैट रेम्यूनरेशन इंक्लूड करता हूँ तो 20% से ज्यादा है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है इन्वेस्टमेंट का। बट देखो, द इन्वेस्टर हैज सब्सटेंटिव राइट टू रिमूव फंड मैनेजर। The board of directors provides a mechanism to ensure that the investor can remove the fund manager if they decide to do so। तो फिर अगर उनको लग रहा है कि इसको निकालना है तो निकाल देंगे। ये क्या है, इनके पास सब्सटेंटिव राइट है। इन दिस सिनेरियो द फंड मैनेजर प्लेसेस ग्रेटर एम्फेसिस ऑन सब्सटेंटिव रिमूवल राइट्स। इन्वेस्टमेंट है उसका, बट यहाँ पे ग्रेटर क्या है कि अगर वो काम ही नहीं कर रहा है जो फंड मैनेजर, एज अ फंड मैनेजर, तो फिर उसका जो है ना प्रिंसिपल या एजेंट डिटरमाइन करना बनता है ना। प्रिंसिपल रह के कुछ फायदा ही नहीं है अगर एक साल को रिमूव कर रहा है प्रिंसिपल, यानी क्या, इट शुड बी लॉन्ग लास्टिंग, राइट। Analysis. Although the fund manager has extensive decision making authority and is exposed to variable returns of the fund from its remuneration and investment, the substantive rights held by other investors, दूसरा investors कौन है, जो board of directors है और दूसरा investors है, indicate that the fund manager is agent। तो यहाँ पे दोनों भी कंडीशंस, एक, रिमूवल राइट इजी नहीं होना चाहिए, यानी कि इजिली नॉट रिमूवेबल होना चाहिए जो भी डिसीजन मेकर है। एंड नेक्स्ट थिंग, सिग्निफिकेंट एक्सपोजर होना चाहिए, दोनों भी है, देन इन दैट प्रिंसिपल है, अदरवाइज जो है ना, अदरवाइज एजेंट है। तो यहाँ पे मुझे इस इन्वेस्टमेंट के बेसिस में मुझे लग रहा है कि प्रिंसिपल है। बट यहाँ पे एक रिमूवल राइट सब्सटेंटिव राइट से कि जो डिसीजन मेकर है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो उस केस में फंड मैनेजर जो है विल बी कंसिडर्ड एज एन एजेंट, एंड एजेंट होगा तो फंड को कंट्रोल नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ गया तीनों सिनारियोस। यस सर। अभी आज के लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ। क्या? इलस्ट्रेशन नंबर सेम, पावर, लिंक बिटवीन पावर एंड रिटर्न्स। ये एक होमवर्क दे रहा हूँ, ये एक बार कर लो। और उसके बाद है 90। ये भी सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन इन द सेंस वही पावर और रिटर्न्स। पावर दिया होगा, पावर यानी क्या, एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग होगा, राइट टू डायरेक्ट द रेलेवेंट एक्टिविटीज होगा। सेकंड, वेरिएबल टू एक्सपोजर रिटर्न्स, एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स है, तो यानी क्या, अगर कुछ फीस है, रेम्युनरेशन है, वो वेरिएबल रिटर्न्स है। उसके बाद लिंक देखना पड़ेगा, लिंक में दो चीज चेक करना है, सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है क्या, एंड थर्ड थिंग क्या था, थर्ड वाला, थर्ड वाले में सेकंड वाला पार्ट क्या था, सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है क्या, और ये इजीली रिमूवेबल है क्या, यानी क्या इजीली उसको जो भी डिसीजन मेकर है उसको रिमूव कर सकते हैं क्या। अगर कर सकते हैं तो फिर उस केस में वो एजेंट है, अदरवाइज वो प्रिंसिपल है, राइट। तो ये चीजें एक बार देख लो, दोनों क्वेश्चन होमवर्क में एक बार देख लो, ठीक है। अगर उसमें दोनों क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, अगर दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मुझे बताना, और एक बार कल डिस्कस करते हैं क्लास में, ठीक है। डन। बोलो यस यस और नो। ये दो क्वेश्चंस एक बार रीड करके आना, हाँ, आराम से, और डिटरमाइन करके आना कि यहाँ पे प्रिंसिपल है या एजेंट है, कंट्रोल कर रहा है या नहीं। कल से हम क्या करेंगे, जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, जो 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं ना, वो सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। सॉल्व करना इन द सेंस, पहले समझेंगे फिर उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ओके। लेक्चर एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड। बाय बाय। थैंक यू। बाय।